सो यस वी आर लाइव. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मंसून, मुकेश, जानवी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग विनायक, जोश, आयन जी. चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. गुड इवनिंग शशांक, सौरभ, राणा जी, प्रद्युम्न. चलो बहुत खूब. तो ये है लेक्चर 6 ऑफ एप्टीट्यूड कोर्स. अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर दिए, जिसमें रिसेंटली हमने टच किया था प्रॉफिट एंड लॉस. वो था पार्ट 1. ये है पार्ट 2. यस. तो इस पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं? अरे रुक जाते हैं कुछ मिनट्स, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. ऑडियो वीडियो कोई गड़बड़ तो नहीं? चलो. तो अगर यस, तो फिर अब बात करते हैं कि पार्ट 2 में हम डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जो भी वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो एक बार आप बता दीजिए, ताकि क्या है एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आ जाए या ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए या कहीं कहीं कुछ ट्रिक हो जाए, कहीं कुछ ट्रैप हो जाए, तो उसके बारे में ऑलरेडी पता रहे. तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले. ठीक है सर, हमने पहले से ही एप्टी कोर्स परचेज किया है. हाँ, जो भी आपके डाउट्स है ना, आप लास्ट में पूछ सकते हो, तो उसका आंसर मैं कर दूंगा. और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी जितने भी मंथ अपकमिंग है और जितने भी नए कोर्सेज आने वाले हैं, वो कोर्सेज का मैंने एक 3.5 मंथ सब्सक्रिप्शन मॉडल बना दिया है, ताकि आपको हर बार पे करने की जरूरत नहीं, अफोर्डेबल प्राइस पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी. 999 रुपीज पर आपको चीजें मिल रही है. ठीक है. और अगर आपने वो पीडीएफ रेफर किया होगा तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि उस 3.5 मंथ्स के अंदर क्या क्या कोर्सेज कंडक्ट किए जाने वाले हैं. प्रैक्टिस कोर्स ऑन एप्टीट्यूड, रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस कोर्स ऑन मैथमेटिक्स, सब कुछ. ठीक है. तो ये एक बेटर होता है और इतने अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे नहीं लगता और कहीं पर कोई प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. 3.5 मंथ्स नो बडी विल डू, जिसके अंदर नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी होगा और आपको रिकॉर्डिंग कितने बार भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है. हाँ, पैसा बच जाता है बहुत, विनायक जी कह रहे. तो मैंने टोटल भी बताया था, तो उस टोटल से तो काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट आपको वहां पर मिल रहा होगा. ठीक है. तो जो कह रहा था सर एप्टीट्यूड कोर्स का क्या, तो वो फ्री हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेट ज्वाइन करेंगे. और बाकी स्टूडेंट्स जैसे आप अभी जुड़ रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे दिसंबर नहीं, अक्टूबर लास्ट तक मेरे को देखोगे आप. ठीक है. फिर नवंबर 1 से वापस से एप्टी कोर्स में देखोगे. बट वो जो 3.5 मंथ्स वाले जो स्टूडेंट है, वो मुझे नवंबर 1 से ही देख पाएंगे लाइव क्लास में. तो ये चीज है, वो आपको नोट होना चाहिए. ठीक है. चलो, कोई कह रहा है सर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है. हाँ, तो आप लाइफ टाइम मुझसे बात कर सकते हो. यूट्यूब पर मैं फ्री वीडियोस बनाते ही हूँ, उसमें सब्सक्रिप्शन की क्या जरूरत है. चलो, कोई कह रहे हैं सर मैथ्स का क्या करना है. अपकमिंग मंथ्स में मैथ्स और एप्टी है ना, दोनों करवाया जाएगा. जैसे एप्टी का रिमेनिंग चैप्टर्स नवंबर में करवाया जाएगा, और फिर एप्टी का प्रैक्टिस कोर्स भी आपको चाहिए. आपको 300 प्लस क्वेश्चन चाहिए ना, कि सर हमको गेट, ईएससी सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए. हाँ, तो वो भी करवाया जाएगा. और फिर आपको मैथमेटिक्स के रिमेनिंग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट चाहिए, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा. तो एक काफी दमदार सीरीज रहेगा गेट 2022 तक, ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो फॉर दी 2 बाहुबली सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि दोनों का काफी बड़ा वेटेज है. चलो, लेकर चलता हूं आज की क्लास की तरफ. ठीक है. तो आ जाते हैं आज की क्लास की तरफ और बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रॉफिट एंड लॉस से ये रहा. कोई बता सकते हैं इसका आंसर? है कोई बाहुबली जो इसका आंसर बता सकता है? A person allows a 10% discount for cash payment from the marked price of a toy, and still he makes a 10% gain. What is the cost price of the toy which is marked rupees 770? कल ही पढ़ा था, रिवाइज करके आए हो ना? नहीं तो कहोगे अरे परसेंटेज डिस्काउंट फॉर्मूला भूल गए. अरे सर वो परसेंटेज गेन क्या होता है सर, है ना? भूल तो नहीं गए? ये देखो, कुशल मंगल ने बिल्कुल सही कहा है कि सर 770 हमारा आंसर है ना. जिस भाव पर मार्क प्राइस है उसी पर हमने खरीदा होगा. वेरी गुड कुशल जी. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क प्राइस 770, तो खरीदा भी उसी भाव में और मार्क प्राइस भी 770 है. कौन सा बिजनेस करते हो आप, मेरे को बताना. 630, 642 अलग अलग आंसर आ रहे हैं.
सो मेजॉरिटी कह रहे हैं 630। यस, द राइट आंसर इज 630। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कल भी मैंने आपको समझाया था, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। 10% डिस्काउंट मिल रहा है फ्रॉम दी मार्क्ड प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सर वो डिस्काउंट परसेंटेज वाला, सर आपको मालूम है जब आपने हमको सिखाया था परसेंटेज डिस्काउंट, तो आपने कहा था इट इज MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। हाँ की ना? याद आ रहा है आपको? और अगर याद आ रहा है तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन भी मैंने आपको बताया था कि SP जो है वो MP से कैसा है सर? छोटा है। कितना छोटा है? डिस्काउंट परसेंटेज उतना छोटा है। याद आया? और मैंने कहा था SP इज इक्वल टू MP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, उल्टा नहीं होगा। वो भी आपको याद आया? क्यों ऐसा उल्टा नहीं होगा? क्योंकि MP के रिस्पेक्ट में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए यहां पर MP आना जरूरी है। ओके, तो ये था मेरा पहला डिकोड स्टेटमेंट, जहां पर मुझे समझ आ गया परसेंटेज डिस्काउंट 10 दिया है, तो यहां पर इसकी जगह मैं हटा दूंगा और 10 कह दूंगा। और क्या दिया है मुझे? और दिया है मार्क्ड प्राइस। अरे दिया है कि नहीं मार्क्ड प्राइस? हाँ, मार्क प्राइस दिया है। कितना दिया है सर? मार्क प्राइस हमको दिया है 770। तो मुझको यहां से मिलना चाहिए SP। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SP? एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन? SP कितना हो रहा है? तो सिंपल है सर जी, 770 इंटू ये 1 जार, ये 10 जार, सो 9 डिवाइड बाई 10 है ना? तो आंसर कितना आ रहा है सर? ये तो सिंपल है, 77 इंटू 9 विच इज 693। यस, इट इज 693। तो ये पहले स्टेप से मैंने डिकोड कर लिया दैट मेरा सेलिंग प्राइस जो है, अरे तुम इंक स्प्रेड करोगे हमारे स्लाइड में, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 693 रुपीज। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन। स्टिल ही मेक्स 10% गेन। ओ, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? सर 10% गेन यानी मुनाफा, यानी परसेंटेज प्रॉफिट। और अगर परसेंटेज प्रॉफिट, तो उसका भी तो फॉर्मूला आपने बताया है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। या फिर सर इसी को मॉडिफाई करके आपने ऐसे भी सिखाया था। अरे कैसन सिखाया था कि सर SP इज इक्वल टू CP इंटू, जब परसेंटेज प्रॉफिट है तो फिर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ चुकी है। कितने से बढ़ी है? वो परसेंटेज प्रॉफिट से बढ़ चुकी है कंपेयर टू दी CP। यस। और अगर आपको याद आ रहा है, ये मेरा 100 आज इन्फिनिटी क्यों दिखाई दे रहा है? ये कैलकुलस वाला फीलिंग देगा आज आपको। चलो 100 को 100 ही रखता है, तुम इन्फिनिटी ना बन जाओ। चलो, मुझे SP की वैल्यू पता थी, प्रीवियस स्टेप से मैंने बता दिया SP कितना था? 693। क्या मैं सही हूं? प्रीवियस इस पे SP था 693। हाँ, सो 693। अब CP मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, 10% गेन हुआ था, तो यहां पर हम रख देते हैं ना जी कि 10% गेन हुआ था। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 693 इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस 1 ओवर 10 इज नथिंग बट 11 ओवर 10। रीअरेंज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 693 डिवाइड बाई कितना? डिवाइड बाई 11 इंटू 10 यानी 630। सो हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है ₹630। क्या सबको समझ में आया? कोई कठिनाई वाली बात नहीं? अरे कोई कठिनाई वाली बात नहीं तो जरा कमेंट करके बता देना यस। कोई कह रहा है सर यहाँ पर CP और MP में फर्क क्या है? जब आपने लगता है दुकानदार को देखा नहीं है, दुकानदार जब प्राइस खरीदता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट पर प्राइस होता है, दोनों में फर्क होता है ना? अरे दोनों में फर्क होता है कि नहीं? होता है ना? सो कॉस्ट प्राइस अलग होता है, मार्क्ड प्राइस अलग होता है, सेलिंग प्राइस अलग होता है। 3 चीजें होती है, ठीक है? कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके, और मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में वो डिस्काउंट का खेल होता है जो अमेजोन वाले यूज करते हैं, है ना, जो बाकी लोग यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले, और फिर मोबाइल बेचने वाले यूज करते हैं। देखो MRP इतना था, हम आपको इतने में दे रहे हैं, इतना % का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बस यही बात है। सो परसेंटेज डिस्काउंट आप देख सकते हो, MRP सेलिंग प्राइस इसके बीच में चलता है, और मुनाफा जो होता है वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के इसमें चलता है। सो परसेंटेज प्रॉफिट यहां पर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं? तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं।
चलो ये प्रश्न ले लेते हैं, बताओ इसका आंसर, पढ़ लो आराम से। A trader fixed the price of an article in such a way that by giving a rebate of 10% on the price fixed, he made a profit of 15%. If the cost of the article is rupees 72, the price fixed on it is. तो सारे वर्डिंग्स को चेंज कर दिए। अब कहेंगे सर रिबेट क्या है, ये प्राइस फिक्स्ड क्या है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोचो सोचो, अब यहाँ पर जो कॉमर्स वाले ना वो पकड़ लेंगे, अरे रिबेट ये जानते हैं हम, रिबेट का मतलब होता है, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, रिबेट का मतलब होता है पैसे वापस मिलना यानी डिस्काउंट। कोई कह रहा है 92, आर यू श्योर? कॉमर्स वाला टर्म है, जनरली आपने ये सुना होगा टैक्स सेविंग में कि अगर आप टैक्स वैक्स का वो कर देते हो, बराबर से भर देते हो, तो गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है यानी आपको डिस्काउंट देती है। सो काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं 92, क्या सही है 92? 5-6 स्टूडेंट ने तो कह ही दिया, बाकी सोच रहे हैं ऐसन कैसन आया। कोई कह रहा है सर अगर हमको क्लास में डाउट आए तो ग्रुप आपको दिया है, तो ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर क्लियर हो जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड कॉमर्स से है, ये देखो निमेश जी कहते हैं गर्लफ्रेंड कॉमर्स से है और तुम साइंस में हो, ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? फिर कहेगा सर बेटा जो है वो आर्ट्स से है। सर हो गया अब, है ना सर, हमारी फुल फैमिली हो गई। यही तो होता है फुल फैमिली का मतलब, और क्या होता है फुल फैमिली का मतलब कि एक कॉमर्स से हो, एक साइंस से हो, एक आर्ट्स से हो, फिर एक पॉलिटिशियन भी हो जाएगा, उसका बेटे का बेटा जब हम ग्रैंड पेरेंट बन जाएंगे एक पॉलिटिशियन भी बन जाएगा। वाह, फ्यूचर प्लानिंग सर जी, यही तो हमको सिखाते हैं कॉलेज में और स्कूल में। और क्या सिखाते हैं? पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, वो तो सर बाय डिफॉल्ट करनी पड़ती, मेन तो यही तो है सर। चलो, तो नहीं समझ में आया क्वेश्चन, समझा देता हूं, कोई बात नहीं। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। कितना मिला डिस्काउंट? 10% मिला। किस पर मिला? प्राइस फिक्स्ड यानी एमआरपी पर मिला। ओके, तो एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट और वो 15% मुनाफा भी बना रहा है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 72, द प्राइस फिक्स्ड ऑन इट इज, पूछ रहे हैं। तो क्या सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर खेल चल रहा था डिस्काउंट का, सो एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये तो मैं लिख ही सकता हूं, और ये लिखने के बाद कह भी सकता हूं क्या कि डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा था। और फिर एसपी और एमपी के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं पता सर, एसपी एमपी के बारे में कहीं भी कुछ नहीं दे रखा है। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल तो सर यहाँ पर सीपी दे रखा है। अरे हाँ की ना, कुछ तो बोल। तो सर यहाँ पर हमको नहीं पता चल रहा है कि एसपी और एमपी क्या है, नहीं पता चल रहा है, तो फिर अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते। स्टेटमेंट क्या है? मुनाफा बनाया, परसेंटेज प्रॉफिट। जब परसेंटेज प्रॉफिट देखते हो तो याद आया, अरे परसेंटेज प्रॉफिट सर जी ये तो होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। और फिर अब आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर 15% का मुनाफा बनाया था, और इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 72, यानी आर्टिकल हमको 72 रुपीस में पड़ा, तो फिर मुझे बताइए कि द प्राइस फिक्स्ड ऑन इट इज, एमआरपी कितना था? कोई बता सकता है? एमआरपी मुझे निकालना है, एसपी मुझे नहीं मालूम, तो एसपी तो इधर भी नहीं मालूम। दो एसपी के इक्वेशन है, हमको कोई एमआरपी पूछ रहा है, तो क्या निकाल सकते हैं हम? हाँ सर निकाल सकते हो। ये एसपी जो है ना, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फिर बाद में आपके एलएचएस आरएचएस में दो इक्वेशंस रहेंगे जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। अरे हाँ की ना, कुछ तो बोल। इफ यस तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि 72 इंटू 1 प्लस 15 बाय 100 दैट इज इक्वल टू एमपी इंटू 1 माइनस 10 बाय 100। तो अगर रीअरेंज कर लोगे तो आपको एमपी की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज ₹92। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या पूछ सकते हो। कोई कह रहा है सर इधर सीपी ही 72 क्यों लिया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कह रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितने में खरीदा, ठीक है।
व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल? ट्रेडर की बात चल रही है ना. A trader fixed the price of an article in such a way that by giving a rebate of 10% on the price fixed, he made a profit of 15%. If the cost of the article is 72, the price fixed on it is what? Cost of the article, cost price is 72. तो फिर प्राइस फिक्स्ड यानी एमआरपी कितनी होगी? ठीक है. और कुछ किसी को पूछना है? अरे बताया तो सही, प्राइस फिक्स्ड यानी जो लिखा हुआ होता है ना, इतना प्राइस है, फिक्स प्राइस, एमआरपी इतने में बेचूंगा. ठीक है, तो ये चीज है. और फिर वो कह रहे ना, वो 10% डिस्काउंट हम आपको दे सकते हैं एमआरपी पर, बट बहन जी इससे ज्यादा मत मांगना, इससे ज्यादा हमको भी नहीं मिलता. ये सुना होगा डायलॉग कि देखो एमआरपी जो है वो फिक्स प्राइस है ना, बट उस पर हम आपको 10% रिबेट दे रहे, 10% डिस्काउंट दे रहे, बट बहन जी इससे ज्यादा मत मांगना. ये जो है ना वो कंपनी वाले प्रोडक्ट होता है, ये चाइना वाले प्रोडक्ट नहीं है, मार्जिन ही नहीं तो नहीं होता है इसमें, है ना. और उसमें भी आप कह रहे हो कि और डिस्काउंट दो, और डिस्काउंट दो. कैसे देंगे बहन जी, बताओ. बहन जी कहती ऐसे कैसे हो सकता है, वो शुक्ला जी के दुकान पर तो ये मिल रहा था डिस्काउंट, उस पर तो वो फ्री भी दे रहे थे, तुम तो फ्री भी कुछ ना दे रहे, तुम ऊपर से कह रहे कि डिस्काउंट भी 10% देंगे. ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो सिर्फ देंगे 50 रुपए, जेब में उतने ही है 50 रुपए, आपको देना है तो हम जाते दूसरे दुकान पर. तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन. A man purchases two clocks A and B at a total cost of rupees 650. He sells A with 20% profit and B at a loss of 25% and gets the same selling price for both the clocks. What are the purchasing prices of A and B respectively? निमय कहते हैं आई एम गुड एट बार्गेनिंग दो. अरे क्या बात है निमय जी, तो बार्गेनिंग के लिए स्किल चाहिए, है ना. इतना स्किल चाहिए कि मतलब सामने वाला दया खा करके अपने पैसे तुम्हारे जेब में डाल दे, है ना. ऐसे मैं लोगों को भी देखता हूँ कि इतना मतलब यार जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना. बड़े दूर से आया हूं मैं, मेरा मार्स से आए हो तुम, कहाँ से आए हो, बड़े दूर से आए हैं, तो वहां पर जाने के लिए भी तो यार रिक्शा भाड़ा कुछ तो चाहिए, है ना. कुछ हमारा भी तो सोचो, इतने दूर से आपकी दुकान पर आया है, खास आपकी दुकान पर. वो मेरे मोहल्ले में आपके दुकान की कितनी चर्चा होती है ना, कि उनके प्रोडक्ट ये थे, 10 साल पहले पंखा लिया था, आज भी वैसी लल्लन टॉप, है ना, चल रहा है. सेल्स कर कौन रहा है? है ना. डिस्काउंट मांगने के लिए भी पीछे बहुत टेक्निक लगती है, ऐसे फुकट में आपको कोई नहीं देगा डिस्काउंट, है ना. पीछे स्किल्स चाहिए, तो वो आपके माताश्री में होती है, फिर निमे जी जैसे बता रहे उनमें होता है. सो इट्स वेरी गुड स्किल. 2 पैसे बचाते हो, फिर वो पैसों का फिर गोलगप्पे खाते हो, कहते हैं अरे इसका तो स्वाद ही अलग है. चलो आंसर कितना है? सोनी जी ने कहा है 400 एंड 250 रिस्पेक्टिवली. आर यू श्योर? 400 एंड 250? या उल्टा कह दिए? मुझे लगा ही था. 250 एंड 400. कोई 780 भी कह रहा है, 780 गलत है. अंकुर सही है, ठीक है. सुष्मित ने भी सही से कहा है. बाकी पहचान नहीं पाए क्या कि यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व था, मिक्सचर था ना. रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट. अरे सर मजा आ गया सर, है ना. उस पर से प्रॉफिट एंड लॉस का भी मिक्सचर था. मजा आ गया. अच्छा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि इन्होंने इंडिविजुअल हमको बताया नहीं है, बट टोटल कॉस्ट बताया है. मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है, बट इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक ए एंड बी नहीं दिया है. इधर ही तो मेन खेल था. और फिर लास्ट में पूछ रहे थे दी परचेसिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी, यानी कॉस्ट प्राइस बताओ इंडिविजुअल ए एंड बी की. ओ, और उसके बीच में है ना कुछ ऐसे मसाला दिया है जिसको आप डिकोड करो और आंसर निकालो. तो मसाला क्या है पता है? He sells A with 20% profit and B at loss of 25% and get the same selling price for both the clocks. तो ध्यान से सुनिएगा आप. ये पहले स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गया. मुनाफा हुआ तो फिर मेरा फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस मुनाफा. कितने का? 20% का. ओके, तो क्या आपको पता है सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक ए? नहीं पता सर जी, ए का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं पता. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आगे ही बढ़ सकते हैं. तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 2 क्या है?
कोई कह रहा है एक्स ले लो। हाँ बराई जी, लेने के लिए आप एक्स ले सकते हो, बट हमको नहीं लेना एक्स, एक्स बेवफा होता है, हम विदाउट एक्स भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे? हाँ जिंदगी चल जाती है विदाउट एक्स। आपको ऐसा लगता है अरे सर नहीं चलेगी, चल जाती है, मैं बताता हूँ ना आपको कैसे चलती है। विनायक जी कहते हैं नो एक्स। हाँ तो नोट कीजिएगा कि क्लॉक बी को हमने नुकसान में बेचा 25% के, 25% के नुकसान में बेचा। सो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू नुकसान वाला फॉर्मूला 1 माइनस कितने का नुकसान, 25% का नुकसान है जी। अच्छा ये कब हुआ? जब आपने बी क्लॉक को बेचा। सो एस पी बी सी पी बी। फिर है ना एक ट्विस्ट आया, ट्विस्ट ये आया कि सेम सेलिंग प्राइस फॉर बोथ दी क्लॉक्स। इससे क्या पता चला? सेम सेलिंग प्राइस यानी एस पी ए इज इक्वल टू एस पी बी। तो इससे कुछ बात पता चली? हाँ ये बात पता चली कि पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं, कि अगर ये दो सेम है तो मैं कह सकता हूं ये दो भी सेम होगा। अगर एलएचएस वाला पार्ट सेम है तो आरएचएस वाला पार्ट भी आपस में सेम होगा। और अगर हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों को उठाओ और आपस में इक्वेट कर दो। लेजियो ले लेते हैं, लेजियो, कॉपी पेस्ट, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना था ना। चलो आपस में इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों भी सेम है एज पर दी क्वेश्चन। एज पर दी क्वेश्चन अगर ये दोनों भी सेम है तो क्या बातें पता चल रही है? सर ये है 1 जार, ये है 5 जार, ये है 1 जार, ये है 4 जार। सो सी पी ए इंटू कितना आ रहा है 6/5, दैट इज इक्वल टू सी पी बी इंटू ये हो रहा है 3/4। ओके, तो अगर हम सी पी ए डिवाइड बाई सी पी बी को देखें तो कितना आ रहा है 3/4 डिवाइड बाई 6/5। तो सर जी ये हो रहा है, विनायक जी याद है ना आपको, मैंने बताया था ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी कितना होता है ए इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी। नहीं तो कहोगे अरे सर कैसन किया, कैलकुलेशन समझ ही नहीं आता। सो 1 जार 2 जार क्या सभी को आया 5 डिवाइड बाई 8? तो जरा कमेंट करके बता देना यस। CPA डिवाइड बाई CPB इज 5 डिवाइड बाई 8। और पूछ रहे हैं CPA CPB की एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये तो चीटिंग है, हमको तो रेशियो मिला है। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वॉज 8 रुपए, ये तो कह नहीं सकते। अब ये तो कह नहीं सकते कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 8। हाँ बट ये तो कह सकते हैं सर जी, क्या कह सकते हो? दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉज इक्वल टू 5K, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वॉज इक्वल टू 8K। कुछ तो कॉमन फैक्टर थे ना इनके बीच में जो आपस में कैंसिल हो गए। हाँ याद आ रहा है, लेक्चर नंबर 1 याद आ रहा है। ओके, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पता चल गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी पता चल गया, अब क्या करें? अरे वो सर पहला स्टेप कुछ बता रहे थे, वो आदमी ने परचेज किए थे दोनों क्लॉक और उसको कीमत पे करनी पड़ी थी 650। तो ये 650 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। तो अगर दोनों क्लॉक को ऐड कर ले तो कीमत आती है 650। सो इफ दैट इज द केस तो क्या मैं कह सकता हूँ 8K प्लस 5K करने पर 650 आना चाहिए। और इस हिसाब से मुझे K का आंसर कितना मिल रहा है, कोई कमेंट करके बता सकता है? 650 डिवाइड बाय 13। और अगर ये बात है तो CPA कितना हुआ? CPA सर आपका था 5K, और इसलिए सोनी जी ने उल्टा कह दिया होगा, CPA आपका 5K था। अगर 5K है, K की वैल्यू तो हमारी थी 650 डिवाइड बाई 13। तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है जी? सर हमारा आंसर आ रहा है 250। और CPB हमारा था 8K। सो 8 इंटू 650 डिवाइड बाई 13, सो दैट इज इक्वल टू 400 रुपए। दोनों को ऐड करो तो 650 बन जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे मैंने फाइंड किया CPA CPB की एक्चुअल वैल्यू। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना लंबा रूट क्यों गए, क्या इसको मेथड 1 नहीं कह सकते? कह सकते हो। देन व्हाट वुड बी मेथड 2 टू गेट द आंसर फास्ट? सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, सम स्टूडेंट्स विल से सर ध्यान से सुनना, मेरा कट पेस्ट का बिजनेस है, इसलिए सर हमने ये नहीं किया, ये सारी जो आपने छोटी छोटी बातें लिखी है ना, हमने वो छोटी छोटी बातें नहीं लिखी, हमने इस चीज को ऊपर भेज दिया। और हमने ये केवे को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। ये केवे की क्या जरूरत है ना, कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा ये मेथड 1 नहीं, ये मेथड 2 है। मेथड 2 में क्या होता है, ये जो आपका 5 डिवाइड बाई 8 था ना सर जी, तो हमने देखा कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी थी 650 रुपए।
तो आपने वो रेशियो एज अ पार्ट ऑफ टोटल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था ना। कोई कह रहा है कॉपी पेस्ट, हाँ कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है ना सोनी जी। ये देखो आपका पहला मेथड, ये जो आपने ऐसे ऐसे सॉल्व किया ना, ये आपका पहला मेथड। अब मैं मेथड 2 डिस्कस कर रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 650 था ना। विनायक जी कह रहे हैं सर M1 क्यों मिटाया? अरे नहीं मिटाया केसरी जी, है ना, हमने नहीं मिटाया। ध्यान से सुनो, इसके लिए पीछे जा करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये आपका नॉर्मल मेथड के टर्म्स में, और उसके बाद के को निकाला, उसके बाद सीपीबी फाइंड किया, फिर ये M2 आ रहा है। सर आप कट पेस्ट बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ बिल्कुल, हम कट पेस्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। आप ही से सीखे। असाइनमेंट में कौन करता है कॉपी पेस्ट? मेरे दोस्त ने 10 लाइन का आंसर लिखा है, हम काटेंगे उसको, है ना, हम वर्ड्स चेंज करेंगे। उसने लिखा x इज इक्वल टू लेटर से y, हम कहेंगे y इज इक्वल टू x, तो टीचर को लगे कि हाँ इसका सोल्यूशन अलग है ना। वो अगर लंबा लिखे 10 लाइन का, हम 3 लाइन का लिखेंगे, टीचर को लगे अलग है। अरे टीचर भी कभी इंजीनियर ही रही है, टीचर को सब पता है। और फिर वो भी शक्ल देखकर ही मार्क्स देती है। अच्छा ये बच्चा फर्स्ट बेंच में बैठता, हाँ इसको 10 मार्क्स, ये नलायक है, ये लास्ट बेंच में बैठता है, इसको 5 मार्क्स। शक्ल देखकर ही मार्क्स मिला। कहते हैं यार इतने सुंदर हैंडराइटिंग में मैंने लिखा असाइनमेंट, फिर भी मुझे 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, और मेरे दोस्त को 10। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये सब मोह माया है, ऐसे ही चलता है कॉलेज में। इसलिए आपको फोकस करना है यहाँ पर कि 5/8 वॉज माई रेशियो CPA/CPB। और इसलिए कोई अगर आपसे ये कह दे, क्या कह दे, अगर आपसे कोई ये कह दे कि CPA बताइए, सो रेशियो एज पार्ट ऑफ टोटल कहता है कि CPA के सामने वाला प्लेयर 5 डिवाइड बाय 5+8 इनटू टोटल वैल्यू, सो टोटल वैल्यू 650। सेम आंसर आया क्या? सेम आंसर आया आपका? तो एक बार कमेंट करके बता देना 250 आया या नहीं। और अगर 250 आया तो फिर CPB निकालने के लिए भी वही टेक्निक कि CPB के सामने वाला प्लेयर 8 है, सो 8 डिवाइड बाय 5+8 इनटू टोटल। टोटल कितना था? 650। आंसर कितना आया? आंसर आया 400। डन एंड डस्टेड। बात समझ में आई तो बोलो यस। तो इतना सब के वे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। अरे के एक्चुअल वैल्यू बताएंगे, फिर ऐड करेंगे, के निकालेंगे, फिर CPA/CPB निकालेंगे, इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? सीधा ही कह दो ना, आपने पढ़ा है अच्छे से कॉन्सेप्ट, तो इतने फटाफट एक ही बार में खत्म कर दो। चलो आगे बढ़े। अब क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आज का क्लास करके? क्या एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि क्वेश्चन हम निपटा सकते हैं, एटलीस्ट गिवन पार्ट को डिकोड तो कर सकते हैं कि 20% प्रॉफिट यानी ऐसे लिखना है, फिर बाद में 25% लॉस यानी ऐसे लिखना है, फिर आगे स्टेटमेंट कहता है सेम सेलिंग प्राइस यानी दोनों सेम है तो इसको इक्वेट करना है। क्या थॉट प्रोसेस तो बन रही है दिमाग में कि धीरे धीरे हम, हाँ, तो सीख जाओगे, बस यही बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बने बट एटलीस्ट 50% सोल्यूशन भी निकाल सको, इतना तो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बन जाती है, फिर करते करते सीख जाते हो, बस यही है। कोई कह रहा है सर और ज्यादा टफ लग रहा है। हाँ, और ऐसे मन में बोलो और ज्यादा टफ लग रहा है, और ज्यादा टफ लग रहा है, तो जो बेसिक क्वेश्चन भी होगा ना वो भी आपको टफ लगेगा। हाँ, मन में भी फंस गया, ये कौन है? सर इससे टफ आएंगे नहीं, इससे टफ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कैट एग्जाम में इससे टफ आते हैं, क्योंकि उधर बिजनेस की बातें होती है ना। बट इंजीनियरिंग में किधर बिजनेस की बातें करोगे, टेक्निकल बातें करोगे ना, तो इधर टफ नहीं आता। तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा आपको बता सकूं, है ना, जितना हो सके उतना ज्यादा बता सकूं। बट सच्चाई यही है कि कैट एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत टफ आता है, बट गेट एग्जाम में उतना टफ नहीं आता। बट अगर इतना आइडिया हो जाए इट्स वेल एंड गुड। आप बना पाओगे प्रश्न, जैसे परसेंटेज डिस्काउंट पर हो गया यहाँ पर प्रश्न, तो कभी हो गया परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस पर सवाल। क्या आगे बढ़े? अरे बताओ आगे बढ़े, अगला प्रश्न को निपटाए। चलो अगला प्रश्न को निपटाते हैं और बुलाते हैं एक ट्रेडर को। हर्षद मेहता नहीं है ये, ठीक है, ये है ट्रेडर जो क्या बेच रहा है? आर्टिकल। अ ट्रेडर loses 20% by selling an article for rupees 480. If he is to gain 20%, he should sell it for rupees. ये सिंपल सवाल है, सोचो। 720? अरे वाह आनंद कुमार, शाबाश। 720
सभी को आया 720। हाँ, तो फिर इसका मतलब सभी ने सही से बनाया है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई होगी। लॉस 20% का बाय सेलिंग एन आर्टिकल 480, तो ठीक है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 - 20% का लॉस। और फिर यहां पर आप कह रहे हो हमने बेचा था 480 में, ये लो सीपी हमको यहां से मिल जाएगा। सीपी कितना आया? सीपी आया 600 रुपए। सोनी जी कहते मुझे लगा आप बोलेंगे सबके सब गलत। अब जब कंसेप्ट सही से पढ़े हो फिर भी कह रहे हो कि सबके सब गलत। अरे कैसे कैसे लोग हैं, सॉल्व करने के बाद भी खुद पर शक है ना, क्या बताए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं फिर सर गेट एग्जाम लिखा बट समझ नहीं आया कि पेपर कैसा गया। लिखा आपने बट फिर भी आपको समझ में नहीं आता। और ये वही लोग हैं, स्पेशली लड़कियां, के यूनिट टेस्ट लिखती है, सेमेस्टर लिखती है, कहती है पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं गया, है ना, जो पढ़ा वो आया नहीं, सिली मिस्टेक किया। और जब मार्क्स आता है, अरे यूनिट टेस्ट में 28 आउट ऑफ 100, सेमेस्टर में 90 आउट ऑफ 100, है ना। और हमको आता है उल्टा 10 आउट ऑफ 100 ना, 5 आउट ऑफ 30। हम कहते हैं कि चलो ठीक है अब क्या करें, वो कहती है अरे यार बहुत कम आया, 90 आउट ऑफ 100। यार गजब गजब लोग हैं, इनका गणित इन्हीं को मालूम। खैर आगे बढ़ते हैं। इफ ही इज टू गेन 20%, ही शुड सेल इट फॉर। गेन यानी मुनाफा, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 + कितने का गेन है? 20% का गेन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमको सीपी तो पता चल चुका था, 600 रुपया। तो एसपी कितना होगा जी? तो कर लो सॉल्व, ये 1s आर, ये 5s आर, सो 6/5 इंटू 600, इट इज 720। ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। गॉट इट? चलो, तो ये भी कठिन नहीं था। तो कठिन सवाल कुछ हो जाए फिर, चलो फिर हो जाए। ये लो, अब देखना अलग अलग आंसर आएंगे। जो सोनी जी कह रही थी ना, अब शक हो रहा है सर जी, शक हो रहा है। A grocer bought 10 kg of apples for rupees 81, out of which 1 kg was found rotten. If he wishes to make a profit of 10%, at what rate per kg he should sell it? सबके सब नहीं, पर केजी का भाव कितना होना चाहिए? तो बता दोगे 10 केजी में वो सरप्राइज कितना होना चाहिए? अरे वाह विनायक जी, क्या इंटर्नशिप कर रखी है आपने। इससे पता चलेगा कि किसके मन में खोट है। इससे साफ साफ पता चलेगा किसके मन में खोट है। तो विनायक जी के मन में खोट नहीं है शायद, मुकेश जी के मन में है शायद। सुमा जी। ओके, तो है ना, जो लोग 9.9 के अलावा कुछ कह रहे हैं ना, वो ये 10 केजी में आपको मालूम है कि 1 केजी हमको सड़ा हुआ आया है, तो वो भी बेचना चाहते हैं। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना? वो ऐसा नहीं देखेंगे कि खराब क्यों बेचे हम इंसान है, हमारी कुछ फिलॉसफी है ना, हमारे कुछ प्रिंसिपल है कि खराब माल नहीं बेचना है। वो भी खाने पीने में तुम रॉटन चीज बेचोगे तो फिर क्या होगा? कस्टमर का क्या होगा? नहीं नहीं, हम तो बेचेंगे, हमको सामने से आया, दिस इज बिजनेस सर, हम तो बेचेंगे, है ना। तो फिर वो लोगों को आंसर अलग आया होगा। जो प्रिंसिपल से जा रहे हैं वो ये कहेंगे कि सर जी भले ही हमको 10 केजी जो है वो ₹81 में मिला, और उसमें 1 केजी रॉटन आया, इसका मतलब वो 1 केजी अब हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि खराब है ना, तो हमको 1 केजी माइनस करना पड़ेगा और हमको कहना पड़ेगा कि 9 केजी ही मैंने एक्चुअली परचेज की है। कॉस्ट प्राइस क्या है मेरी? एक्चुअली मैंने 9 केजी परचेज की है, और वो टोटल जो है उसके लिए 81 रुपीज देना पड़ा। अब ये सड़ा हुआ था, इसके लिए मुझे वो हटाना पड़ा अपने कलेक्शन से। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसे कैसे हटा दे सर जी, पैसे भरे, 81 रुपीज भरे, ये सड़ा हुआ भी चिपका देंगे। ऐसा नहीं है, दिस इज रॉटन। ठीक है, तो ये बेचना नहीं है कस्टमर को, वो 1 केजी हटाना है। तो एक्चुअली अब आपके पास 9 केजी है, और वो 9 केजी की कीमत आपने 81 रुपीज पे की थी। अगर ऐसी बात है तो फिर 1 केजी का कितना पैसा आपने भरा? 1 केजी का कितना पैसा हुआ, कोई बता सकता है? डिवाइड बाय 9 कर लो ना, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ दी साइड। तो 1 केजी के पीछे मुझे 9 रुपए देने पड़े। वेरी गुड। वैसे सेब 9 रुपए के, वो भी 1 केजी। ये कलयुग है, ये कौन से सतयुग की बातें कर रहे हैं। खैर, हमको तो सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और कहेंगे इफ ही विशेस टू मेक
प्रॉफिट ऑफ 10%, तो उसको मुनाफा बनाना है 10% का, तो मुनाफा बनाने के लिए फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस 10% का मुनाफा बनाना है। तो बनाओ यार, किसने रोका है, बट मेक श्योर के यहाँ पर कुछ बात अलग होगी। तो कोई कमेंट करके बता सकता है बात क्या हो रही है। सर CP जो हमारा है, अब ये देखो, ये जो मुनाफा बनाया है 10%, प्रॉफिट ऑफ 10%, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 81 रुपीज रखेंगे, कि टोटल की बात कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस की बात करेंगे कि टोटल उसका 9 केजी का कॉस्ट प्राइस था 81, तो 9 केजी अगर वो बेच देगा, तो कोई बता सकता है यहां पर आंसर कितना आ रहा है? 81 इंटू 11 डिवाइड बाय 10, 89.1 सभी को आया? 89.1। ये किसका प्राइस है? ये सेलिंग प्राइस वो 9 केजी बेचने का है, 9 केजी बेचने का है। तो ये आपको नोट करना है, ये सेलिंग प्राइस किसका है जब आप 9 केजी सेल करते हो। उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्रैप दिया है, पर केजी का रेट पूछा है, तो आपको फिर करना पड़ेगा डिवाइड बाय 9 और आपको बताना पड़ेगा कि पर केजी का कितना हुआ, 89.1 डिवाइड बाय 9, तो ये 9.9 रुपीज आप 1 केजी बेच रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है बात क्लियर हो गई, दैट द सेलिंग प्राइस फॉर 1 kg शुड बी इक्वल टू 9.9 रुपीज। ये था। कुछ डाउट, कुछ समस्या, कोई दुविधा? अरे बताओ, कुछ तो बताओ। कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं। कोई कह रहा है सर अगर यहाँ पर 81 की जगह अगर 9 रखे तो कोई इशू होगा? क्यों इशू होगा? कोई इशू नहीं होगा, 9.9 तब भी आ जाएगा। फिर आपको कहना पड़ेगा सेलिंग प्राइस फॉर 1 kg, क्योंकि कॉस्ट प्राइस था फॉर 1 kg, इसके लिए ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, एक बार बता दो, समझ में आया? समझ में आया? जिसको अदर वे राउंड से जाना था वो भी कर सकते हैं। अच्छा, और कोई डाउट? और कोई डाउट? पर केजी ही कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, यस, रेट पर केजी, इसलिए। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, 10 केजी का प्राइस देखा, बट वो 10 केजी का प्राइस आपने नहीं पे किया है, -1 केजी करना पड़ेगा। ये था ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि 1 केजी खराब था, तो आपको पता चला कि मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है 9 केजी का वो 81 है, तो 1 केजी का कॉस्ट प्राइस इतना है। और फिर बाद में आपने किया ये कैलकुलेशन, मुनाफा 10% कमाना है, तो 89.1 रुपीज 9 केजी को आपको सेल करना है, तो 1 केजी आपको इस रुपए में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न निपटाते हैं। मजा आ रहा है प्रश्नों में? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? अलग अलग प्रश्न है, अपने आप में काफी मस्त मस्त प्रश्न है, करोगे तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्या पूछ रही है सोनी जी? कोई कह रहा है उन लोगों ने मना नहीं किया है रॉटन को बेचना। रॉटन कोई बेचता है क्या? नहीं बेचता है। ठीक है, रॉटन सब जाता है होटलों में, और होटलों की सब्जी आप फिर एकदम टेस्ट से खाते हो। यार आज तो क्या बनी थी, पनीर टिक्का मसाला है ना, एकदम मस्त। पाव भाजी क्या टेस्ट है, और तुम देखोगे ना किचन में, वो पाव भाजी के अंदर कीड़े वो घुस रहे हैं, वो टमाटर आधा काटा हुआ, मैंने खुद लाइव देखा है, वो टमाटर आधा कट करके उधर रखा है, और वो पूरा कीड़ी आकर के खा रहा है उसको मस्त। कह रहा है अच्छा इसका टेस्ट था, कीड़ियों का टेस्ट था वो, और हम सोच रहे थे कि सब्जियों का टेस्ट था। ये तो वो मैन वर्सेस वाइल्ड की सीरियल आती थी, ये तो वैसे पाव भाजी बना रहा है। ठीक है, तो क्या बताया अब? कोई कह रहा है आपके सामने आया है क्या ऐसा? हाँ, मेरे सामने एक बार ऐसा भी हुआ था कि उसने नान को ऐसे ऊपर कटोरा होता है ना, एक बार ऐसे खोला तो चिपकली निकली थी उसमें से। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है, तो ऐसा होते रहता है होटलों में, और क्या होता है, होता है ऐसा। तो बट आप खाते हो ना टेस्ट से, मजा ही उसमें आता है। सर क्या टेस्ट होता है? तो अलग अलग जगहों पर जाते हो तो आपको क्या पता किचन कैसे होता है। जब आउटस्कर्ट्स में जाते हो ना, ऐसी होता है। जब मुंबई में रहते हो, कहीं 5 स्टार 5 स्टार में खाते हो, तो एकदम समझा करके उनको कहा जाता है भाई इधर के कस्टमर है ना सोशल मीडिया फ्रेंडली है, एक वीडियो बना दिए ना धंधा एकदम चौपट हो जाएगा, तो तुम संभाल करके सर्व करना, अंदर कैसे भी बनाओ। तो मुंबई में ऐसा नहीं होता। एक बार आउटस्कर्ट में मेरे साथ हुआ, तो उसने खोला ऐसे चिपकल ही निकल गई। मैं कह रहा हूँ गजब, मजा ही आ गया।
कोई कह रहा है 9420 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरीवन, आर यू गेटिंग 9420? तो बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे हैं ना टाइप करेंगे, हाँ सर हमको भी मिला। कोई कह रहा है नहीं चमका। अरे चमकेगा, आराम आराम से करो, ये क्वेश्चन एक बार में नहीं बनेगा या एक स्टेप में नहीं बनेगा, इसमें काफी स्टेप्स इन्वॉल्व है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹6,800 एंड इनकर्ड लॉस। नुकसान हो गया भाई साहब को। Had he sold the article for 7,850, his gain would have been equal to half the amount of loss that he incurred. मुनाफा हुआ होता, और कितना मुनाफा हुआ होता उसके बारे में बता रहा है। At what price should he sell the article to have 20% profit? तो काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर कह रहे हैं। 10,000 किसी ने कहा, किसी ने 9,000 कहा। अरे कुछ फाइनल आंसर बता दो। 9,000? 3 लोगों ने कंटिन्यूएशन में कहा है। हिमांशु कहते हैं 10,000। 9,000 इज द राइट आंसर। यस, 9,000 सही है। कैसे? अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 6,800 इनकर्ड लॉस। तो ये स्टेटमेंट मुझको बताना चाहता है कि लॉस हुआ है भाई साहब। लॉस की परिभाषा कह रहे हैं सेलिंग प्राइस था 6,800, सीपी पता नहीं। अच्छा, क्या पूरे स्टोरी में सीपी के बारे में बताया क्या कहीं पर कि कितनी कॉस्ट प्राइस थी? हमेशा सेलिंग के बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस नहीं बताया। अब नहीं बताया तो क्या करना चाहिए? कल की क्लास में सिखाया था विनायक जी, आपको याद होगा, वही तो मेन प्लेयर है। कॉस्ट प्राइस नहीं बताया तो क्या करे? नहीं बताया तो सर हमको एक्स मानना पड़ेगा। और क्या माने? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हाँ तो मान लेते एक्स। तो फिर बताना जी लॉस कितना हुआ? फिर सर लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ऐसा क्यों सर जी? लॉस यानी महंगे में खरीदा सस्ते में बेचा। तुम फिर अनिल अंबानी हो, तुम मुकेश अंबानी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला लॉस 6,800 माइनस एक्स। करेक्ट? यस विनायक जी, लॉस हमको मिला 6,800 माइनस एक्स। अरे विनायक जी सोच रहे थे इस बार, सर जी मुझे ही क्यों पकड़ा? हाँ विनायक जी जाग रहे हैं, मुझे सुमाया जी को पूछना चाहिए था यहाँ पर। सुमाया जी शायद कह देती। खैर, सो सीपी जो है वो एक्स है, एसपी हमारा है 6,800। तो बच करके रहना रे बाबा, ये हमारा लॉस यहाँ पर स्टेटमेंट मिल चुका है। अब आगे क्या कहना चाहते हैं? हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 7,850, तो उसको होता प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी कैसा होता उसके आगे स्टेटमेंट कहा गया है। मैंने ठीक है एक एक करके लिखते, इतनी भी क्या घाई है तुमको? घाई मराठी में होता है जल्दी। एक बच्चे ने है ना यूट्यूब कमेंट में लिख दिया था, अरे घाई सर मराठी आहे है ना, घाई म्हणतात सर जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुंबई में वो कहता है घाई नका करू, है ना। तो ऐसे ट्रेन में जाते तो कहते आराम आराम से उतरो, ऐसा घाई नका करू, कशाला तुम्ही धक्का बुक्की करता रे। तो ऐसे कहते तो दिमाग में रजिस्टर हो गया, इतने सालों से हम स्कूल कॉलेज जो है ऐसे जाते। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि अगर हमने सेलिंग प्राइस 7,850 कहा, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो तो अभी भी एक्स है, और यहाँ पर मुनाफा हो रहा है इस केस में। सो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 7,850 और सीपी हमारा एक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट। अब है ना थर्ड स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर अब रिलेशनशिप के बारे में बताया है। जो आपका गेन है दैट इज इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ही इनकर्ड। गेन इज इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ लॉस ही इनकर्ड। क्या आपने नोट किया? गेन इज इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ लॉस ही इनकर्ड। प्रॉफिट कहो या गेन कहो एक ही बात होती है, हाँ कि ना? प्रॉफिट कहो या गेन कहो एक ही बात होती है। तो मेरे पास गेन की कहानी पड़ी है 7,850 माइनस एक्स। क्या लॉस की कहानी भी मेरे पास पड़ी है? हाँ सर जी पड़ी है, एक्स माइनस 6,800। सो एक्स माइनस 6,800 अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो एक्स कितना आ रहा है? एक्स 9,000 नहीं आ रहा है सुष्मित, एक्स आ रहा है 7,500 रुपए। और अगर x 7,500 रुपए आ रहा है तो अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव 20% प्रॉफिट। हमको पता है ये 20% प्रॉफिट हुआ है ना, परसेंटेज प्रॉफिट की कहानी आप कह रहे हो, हमको पता है परसेंटेज प्रॉफिट को कैसे हैंडल करना है। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 20%, ये रहा आपका 20%। अच्छा ये क्या हो रहा है? 100 को आज क्या हो गया है?
100 में सही से लिख नहीं पा रहा। चलो, अब सीपी क्या मुझे पता है? अरे सीपी नहीं पता सर जी। अरे पता है, सीपी हमारा एक्स था। याद करो, पहले स्टेप में सीपी को एक्स माना है और एक्स को फाइंड भी किया है। तो हमको सीपी मिल चुका है। क्या आपने नोट किया? 7,500 रुपया। तो अगर 7,500 रुपया है तो उसको मल्टीप्लाई करवाना था। ये एक बार, ये 5 बार, तो ये 6/5। तो बस कैलकुलेटर जी प्रकट हो जाओ। 7,500 रुपए 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, 5 से डिवाइड करवा दो, 9,000 रुपए आ गए। तो ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि 10,000 के आसपास आंसर था? सर एक्स वाला पीडीएफ एक बार दिखाइए। पीडीएफ पीडीएफ नहीं, स्लाइड कहते हैं सोनी जी उसको। ये लो, देख लो एक्स वाला। खुश? एक्स को देख करके शांति मिली? कोई कह रहा है खून में घुस गया। गजब गजब नरेशन है आपके, खून में घुस जाता है। खैर, हम तो आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है सर एक बार वापस से बताइए। वापस से बताओ आपको? ठीक है, एक ओवरव्यू बता देता हूँ। आदमी ने ना नुकसान में बेचा, ठीक है, 6,800, और उसको नुकसान हो गया। तो सेलिंग प्राइस 6,800 थी, कॉस्ट प्राइस पता नहीं एक्स थी, नुकसान हो गया है वो समझ में आया। कितने का नुकसान हुआ है वो नहीं बताया, बट नुकसान हुआ है। तो नुकसान का जो इक्वेशन है दैट इज सीपी माइनस एसपी, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि अगर उसने सेलिंग प्राइस 7,850 रखा होता ना तो उसको गेन हुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 7,850 होगी, सीपी तो उतनी होती है, कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना बार बार चेंज होगी। कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी, जिस भाव में खरीदा है वही रहेगा। हाँ, एसपी आप चेंज कर सकते हो। तो उस केस में आपको प्रॉफिट हुआ है, इस एसपी में प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। तो इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को आप गेन भी कह सकते हो। फिर आगे वो कहते हैं ये जो गेन था वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ of the amount of loss that he incurred. So gain is equal to half the amount of loss that he incurred. तो gain था ये चीज, ये 7,850 माइनस एक्स। लॉस हमारा ये चीज था, तो उठा करके जब साथ में रखा तो फिर हमको आ गया एक्स 7,500, और जो एक्स की वैल्यू है वही आपकी सीपी की वैल्यू थी। तो सीपी हमको मिल गया, और लास्ट में वही आपका परसेंटेज प्रॉफिट का नरेशन। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, चलो, और कुछ पूछना है? और कोई समस्या और कोई दुविधा? अगर नहीं तो कुछ गेट के प्रश्न किए जाए। गेट के प्रश्न ये लो, ये आ जाते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट वाले आपके घर। अब है ना, ये मस्त मजेदार मजेदार प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेजेस, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ऐसे सब कुछ इन्वॉल्व है। अजीब अजीब प्रश्न है, तो देखो जरा, ये रेशियो इन्वॉल्व है। कोई कह रहा है पहले दिन तो काफी लोग आए थे, पर जैसे जैसे डेज सेफ बराबर रहे हैं स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो भी इनको प्रॉब्लम है कि आपके कमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। पहले कहते थे सर कमेंट हम लिखते हैं गायब हो जाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। अब कम स्टूडेंट है तो इनमें उसमें भी तकलीफ है। देखो, कुछ स्टूडेंट है ना, उनका मानना यह है कि सर टाइम ओवरलैप हो रहा है। जब टाइम ओवरलैप हो रहा है तो सर जी आपके कोर्सेज रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे साथ ही पूरा कोचिंग कर रहा है, कहीं कुछ कंटेंट मिल रहा है, कहीं वहां पर कर रहा है। तो कई बार लाइव क्लास ओवरलैप हो जाती है, तो उस केस में वो ऑफलाइन देख लेते हैं। रितु कहते हैं सर आप मुझे भूल ही गए। रितु जी का एक ही कंप्लेन है, जैसे हर लड़कियों का होता है ना, हमको भूल ही जा रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमको भूल ही जा रही है। चलो, तो यहां पर सभी का कहना है बी। ओके, क्या बात है, क्या सभी को बी आया? 47:53 एवरीवन, या समय चाहिए आपको? अ पर्सन डिवाइडेड एन अमाउंट रुपीज 1 lakh into 2 parts and invested into 2 different schemes. In one he got 10% profit and in other he got 12%. If the profit percentage are interchanged with this investments, he would have got rupees 120 less. Find the ratio between his investment in the two scheme. कर लो, सोच लो पहले। 2 मिनट में आपको दे देता हूं, मैं पानी वानी पी लेता हूं। रितु जी कहती है कल से 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। 3rd सेमेस्टर मतलब आप 2nd ईयर में हो। यू आर वेरी अर्ली इन टू दी प्रोसेस, बट अच्छी बात है।
अभी से कंसेप्ट स्ट्रांग रखोगे तो इंटरव्यू में भी काम आएगा, गेट में भी काम आएगा। वैसे भी गेट 2 बार दे सकते हो, 3rd ईयर में, 4th ईयर में। और फिर अगर पढ़ वढ़ लिए यहाँ से तो किसी को कोचिंग वोचिंग करवाओगे तो वहां से भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अर्निंग तो हो ही जाएगी। तो इट्स ऑल गुड। देखो फ्यूचरिस्टिक है रितु जी। 3rd सेमेस्टर में विनायक जी तुम क्या कर रहे थे? सर हम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था कि सर वो गार्डन क्यों दिया है कॉलेज में, है ना, गार्डन का उपयोग क्या है, हम ये सोच रहे थे। तो हमको रियलाइज हुआ कि गार्डन तो इसलिए दिया है ताकि गर्लफ्रेंड बनाओ, है ना विनायक जी। उल्टा ये नहीं सोचते हो कि हमको ये लैब क्यों दिया है। लैब तो सर वो दोस्त के नंबर कॉपी करने के लिए, हमको थोड़ी ना बनाना होता है। वो सर्किट जोड़ो, आउटपुट चेक करो, दोस्त का जो भी आया, अच्छा उसका करंट आया 5, सर हमको 4.9 आया था करंट, वो मेरे दोस्त का 5 आया, मेरे को नहीं आया, मेरे को 4.9 आया। दूसरा कहते सर मेरे को 5.2 आया। पॉइंट आगे पीछे कम कम करते जाओ, ठीक है, और कहते जाओ कि हमारा हो गया। पबजी खेलते थे, ये देखो शिवम जी वाईफाई जोन में बैठ करके ये पबजी खेलते थे। आया सभी को बी? तो फिर मैं बता देता हूँ ये सॉल्व कैसे करना था। आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो उन्होंने बताया है कैसे बटा हुआ है 2 पार्ट में, नहीं बताया ना कैसे बटा हुआ है। तो देखो 1 लाख को हम 100 के भी कह सकते हैं, 1 लाख को हम 100 के भी कह सकते हैं, क्योंकि के का मतलब होता है 10 का पावर 3। और अगर ऐसी बात है तो इसका कैलकुलेशन घूम फिर करके 1 लाख रुपए ही होता है। खैर मैं आपसे कह रहा था कि 2 पार्ट्स यानी नहीं दिया है, 2 पार्ट्स कैसे है, तो मैं अपने मर्जी से मान रहा हूं कि ये x पार्ट पहला और दूसरा होगा 100k माइनस एक्स। सही है क्या? पहला पार्ट मेरा x, दूसरा मेरा 100k माइनस एक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहना चाहते हैं? इन वन he got 10% profit and in the other he got 12% profit। तो एक में उसको 10%, दूसरे में उसको 12% मिला। ठीक है, एक में 10%, दूसरे में 12% मिला। एंड वो कह रहे हैं इफ द प्रॉफिट परसेंटेज आर इंटरचेंज विद दिस इन्वेस्टमेंट ही वुड हैव गॉट 120 लेस। तो वो बात की बात है, पहले इस स्टेप को निपटा देते हैं, 10% प्रॉफिट और 12% को। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इधर और इधर को पेस्ट कर देते हैं ताकि आपकी नजरों में रहे, और इधर से हटा देते हैं इसको, तुम्हारा कोई काम नहीं है भाई, तुम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन वाले आदमी हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 कि सर पहले इन्वेस्टमेंट पर मुझको कितना मिला? 10% प्रॉफिट, और दूसरे इसमें कितना मिला? अरे दूसरे इसमें सर 12% मिला। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 10% ऑफ एक्स, और यहां पर 100k माइनस एक्स है ना, ठीक है, ये मेरे पैसे है 100k माइनस एक्स, इस पर मुझे 12% का मिला। तो अगर दोनों को ऐड कर लूं तो ये मेरे टोटल प्रॉफिट्स बन जाएंगे। एक्स अमाउंट पर 10%, इस अमाउंट पर 12%। हाँ, तो दोनों के अगर मैंने नंबर्स ऐड कर दिए, क्योंकि ये तरीका ही क्या होता है, नंबर निकालने का तरीका होता है ना, आपको याद है नंबर कैसे निकालते हैं? अगर मुझे काउंट निकालना होता है तो मैं कहता हूं परसेंटेज इंटू नंबर या टोटल, तभी तो मुझे काउंट मिलता है ना। तो इधर से मुझे काउंट ही तो मिलेगा ना, ऐसे कैलकुलेशन से मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, प्रॉफिट। देखो यहां पर इन वन ही गॉट 10% प्रॉफिट एंड इन द अदर ही गॉट 12% प्रॉफिट। सो 10% ऑफ एक्स, और इधर 100k माइनस एक्स इंटू 12%। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। जैसे अगर अगर बेसिक जैसे शिवम को नहीं समझ में आया तो 100 रुपीज मेरे पास है, किसी ने कहा 100 रुपीज पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी जेब में कितने आए शिवम जी? 100 रुपीज पर 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपकी जेब में कितने आए? अरे 10 रुपए आए ना, 100 इंटू 10%, आपकी जेब में 110 आए। मैं प्रॉफिट कितने आए पूछ रहा हूं, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्रॉफिट बना करके मुझको दे रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्रॉफिट भी ऐड करके मैं प्रॉफिट पूछा, आपके जेब में प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए आए। कैसे किया? 100 रुपीज इंटू 10%, तो मेरे को प्रॉफिट कितना आया वो वैल्यू मिला। तो मैं भी तो वही लिख रहा हूं ना, 10% इंटू एक्स, और इधर 100k माइनस एक्स इंटू 12%, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल प्रॉफिट कितना आया मेरे इन्वेस्टमेंट पर, ये मेरे को मिल गया। बात समझ में आई तो बोलो यस। तो ये मेरा स्टेटमेंट 1 था।
कोई कह रहा है ऐड क्यों किया? अरे करूंगा ना, पहले इन्वेस्टमेंट पर 10% मिला है, दूसरे पर 12% मिला है, तो इधर का प्रॉफिट प्लस इधर का प्रॉफिट, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 100K का है ना, दो अलग स्कीमों में मैंने डाला है, म्यूचुअल फंड 1 और दूसरा है म्यूचुअल फंड 2, दोनों से अलग अलग प्रॉफिट आया है, तो लास्ट में सारे प्रॉफिट ऐड करके टोटल प्रॉफिट बताऊंगा ना, तो ऐड तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? छोटे से छोटे डाउट हो तो पूछ लेना चाहिए, संकोच ना करना, लाइव क्लास का इंटेंशन ही ये होता है, ओके, कि संकोच ना करना, जो भी है पूछ करके खत्म कर देना। खैर आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं, इधर अब कह रहे हैं इफ द प्रॉफिट परसेंटेज आर इंटरचेंज्ड, यानी यानी कि अब x पर 10% नहीं मिला है, x पर 12% मिला है और दूसरे अमाउंट पर 10% मिला है। कुछ बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट परसेंट इंटरचेंज का मीनिंग क्या है? पहले क्या था, x पर मुझे 10% मिला था, इस दूसरे अमाउंट पर 12% मिला था, अब उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज इंटरचेंज कर दिया, यानी x पर 12% मिला है और दूसरे अमाउंट पर 10% मिला है। ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 1 था। यहां पर मैंने आपको स्टेटमेंट 1 बताया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में हो क्या रहा है कि अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो मुझे 12% ऑफ एक्स इधर से मिला, प्लस मुझे मिला 100K माइनस एक्स इंटू 10%। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो एक बार कमेंट करके बताना, क्या स्टेटमेंट 2 समझ में आया? प्रॉफिट परसेंट इंटरचेंज का मीनिंग क्या हुआ? यस, सिंपल, समझ में आ गया। अब आगे क्या है, जब ऐसा करते हो ही वुड हैव गॉट ₹120 लेस, इसका मतलब ये स्टेटमेंट 2 वाले सिनारियो में इसको कम पैसे मिल रहे हैं, कम प्रॉफिट मिल रहा है, बता रहा है ना, ही वुड हैव गॉट ₹120 लेस, पहले के कंपेयर में 120 कम मिलते हैं। अच्छा, इसको अब इक्वेशन में कैसे उतारे कि पहले के कंपेयर में 120 कम मिलते हैं? तो क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि स्टेटमेंट 1 में ज्यादा प्रॉफिट हुआ बट स्टेटमेंट 2 में कम प्रॉफिट हुआ? और कितना कम प्रॉफिट हुआ? कंपैरिजन बेसिस पर 120 कम हुआ है ना, पहले वाले से कंपेयर करें तो पहले वाला स्टेटमेंट का प्रॉफिट माइनस दूसरे वाले स्टेटमेंट का प्रॉफिट इज इक्वल टू 120। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब ही होता है दैट ही वुड हैव गॉट ₹120 लेस, 120 कम मिले। ठीक है, इसको अगर रीअरेंज भी करो ना तो समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट 2 जो है वो S1 माइनस 120 है, कि आपने फेरबदल किया इसलिए 120 प्रॉफिट कम मिला कंपेयर टू स्टेटमेंट 1, 120 कम मिला कंपेयर टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में प्रॉफिट मिले थे ना, 120 कम मिला। अब समझ में आया सुमा जी? चलो, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। मैंने इस फॉर्म में क्यों देखा? इस फॉर्म में इसलिए देखा क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मेरे सामने ही थे, तो उठा करके रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं, तो चलिए उठाते हैं यहां पर स्टेटमेंट 1 को, इधर को कॉपी कर देते हैं, इधर को कॉपी कर देते हैं, फिर लेकर चलते हैं इसको आगे, कॉपी कर देते हैं और फिर दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 120। चलो फिर कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन में क्या ही है, 10% ऑफ एक्स इज हाउ मच? सर इट इज एक्स डिवाइड बाई 10 प्लस ये आपका 100K माइनस एक्स। हाँ, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, 12/100, तो एक काम करना, नीचे 100 ही रखना, फिर ऊपर फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 100 का, और फिर बाद में कैलकुलेशन करने में आपको ही आसानी होगी। सो 12x डिवाइड बाई 100 प्लस 100K माइनस एक्स इंटू 10 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट दी आंसर। तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई कमेंट करके बता सकता है? सॉल्व तो करना पड़ेगा जी, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये ऐसे ही करना था विनायक जी, और कोई चारा नहीं है आपके पास, ऐसे ही करना था। x की वैल्यू कितनी आई? यस, x की वैल्यू आनी चाहिए 47,000, और अगर x 47,000 आया तो फिर आप कहोगे कि आपको याद है सर जी हमारे इन्वेस्टमेंट कैसे बटे हुए थे, x और 100K माइनस एक्स में बटे हुए थे। तो इसको बुलाओ वापस से, तुम आ जाओ वापस, तुम्हारी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर कि हमको x प्राप्त हो चुका है।
अब बता दो हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था फिर, तो बता देगा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था। तो एक तो आपका इधर है 47,000 और दूसरा कितना आ रहा है 53,000, सभी को आया। तो रेशियो पूछ रहे थे तो 47 डिवाइड बाय 53, ये आपका रेशियो हो गया, डन एंड डस्टेड। कैसा था सवाल, मजेदार था ना। तो यही था पूरा खेल कि अगर आप फेरबदल करते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है 120 कंपेयर टू स्टेटमेंट 1। अच्छा सवाल था। तो स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना है, बस यही खेल है एप्टीट्यूड और कुछ नहीं है। एप्टीट्यूड में जो स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना सीख गया वो ये खेल सीख गया, जो हड़बड़ी करना स्टार्ट किया वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है कि एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हर प्रश्न में डालो खत्म हो जाता है। हर प्रश्न में कुछ ट्विस्ट है, हर प्रश्न में कुछ अलग है, हर प्रश्न में कुछ समझने लायक है, कुछ एक नया रास्ता है। कहीं से कुछ इक्वेशन, कहीं से कुछ इधर को इससे मिलाया तो आंसर आ गया। क्या आपने नोट किया कि हर प्रश्न में कुछ अलग है, ऐसे कुछ कॉमननेस नहीं है कि अल्गोरिदम बना दे कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 डन, ऐसा नहीं है। रास्ते खोजने पड़ते। वो पजल आप सॉल्व करते हो, आपको मालूम है पजल सॉल्व करते तो एक दो कदम चलते हो, फिर पता चलता है अरे इधर से जाए उधर से जाए किधर से जाए। बस एप्टीट्यूड एकदम वैसा ही है। कोई कह रहा है टाइम लगता है, हर सवाल को टाइम नहीं लगता, कुछ सवालों को टाइम लगता है। आपने नोट किया ये चीज भी कि कुछ सवाल तो बड़े इजी होते हैं, एक बार आदत लग गई कि एसपीसीपी का खेल क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का, तो फटाफट बन जाता है। अब कुछ नया सवाल देख लिया, जैसे ये सवाल पहली बार देख लिया तो आपको लगा अरे शुरुआत कैसे करे, है ना, और फिर बाद में आगे कैसे बढ़े। हाँ बट अगर एक बार ये सीख लिया कि 1 लाख रुपए को 2 पार्ट में बांटे थे, दिया नहीं है कैसे 2 पार्ट में बांटे थे, तो हम ही बांट देते हैं एक्स रुपीज, और दूसरा था 100K माइनस एक्स, है ना, दोनों को ऐड कर दे तो 100K हो जाएगा। फिर उसके बाद इन वन ही गॉट 10% प्रॉफिट एंड इन दी अदर ही गॉट 12% प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया वो स्टेटमेंट 1 में बता दिया। फिर कहते हैं कि इफ द प्रॉफिट परसेंटेज आर इंटरचेंज्ड, तो जब प्रॉफिट परसेंट इंटरचेंज किया तो हमको टोटल प्रॉफिट मिल गया फॉर स्टेटमेंट 2। फिर कह रहे हैं ऐसा करने पर ही गॉट 120 रुपीज लेस, तो जब फिर बदल किया प्रॉफिट कम हुआ यानी पहले में ज्यादा था दूसरे में कम था, तो दोनों का डिफरेंस 120 था, और फिर बाद में इक्वेशन क्रिएट हो गया तो एक्स मिल जाता है तो आंसर भी मिल जाता है। बात क्लियर हो गई तो कमेंट करके बता देना यस। अगर बात क्लियर तो क्या और अच्छे प्रश्न करना चाहोगे? आज के क्लास का मोटो यही है कि अच्छे अच्छे प्रश्न करने हैं। ये लो 2014 कंप्यूटर साइंस, राउंड ट्रिप टिकट to a tourist destination are eligible for a discount of 10% on total fare. In addition, groups of 4 or more get a discount of 5% on the total fare. If the one-way single person fare is rupees 100, a group of 5 tourists purchasing round trip ticket will charge rupees what? अब जो घूमने फिरने नहीं गया है वो तो राउंड राउंड हो गया, क्वेश्चन को देख करके ये चल क्या रहा है। ये राउंड ट्रिप टिकट क्या होती है, गोल करके आती है क्या, गोल आकार में टिकट, वो टैजो की तरह आती है क्या सर जी, गोल गोल। विनायक जी सोच विचार में पड़ गए। तो जो फ्लाइट में जाते हैं ना उनको पता होता है वन वे राउंड वे, है ना, राउंड ट्रिप कैसी है आपकी। जो ट्रिप करते हैं उनको पता है कि घर से बाहर निकले तो बाहर से वापस घर भी आना है, दैट इज अ राउंड ट्रिप। घर से बाहर निकलना इज अ वन वे ट्रिप, बाहर निकलने के बाद वापस घर पर आना, रिटर्न टिकट को ही हम कहते हैं राउंड ट्रिप, के जाने आने इज राउंड ट्रिप, अंग्रेजी मतलब है। तो कितना आ रहा है आंसर? 25 आ रहा है सुमाया जी। तेजाश्री 170, अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं। अरे टोटल फेयर मांग रहे हैं, किसका पता है वो भी। If the one-way single person fare is rupees 100, a group of 5 tourists purchasing round trip, group 5 टूरिस्ट का आपको 170, अरे एक आदमी का 100 रुपए है और 5 टूरिस्ट का आपको 170 आ रहे हैं। कैसा गणित लगा रहे हो आप? इधर से ही पता चल रहा है एटलीस्ट 100 रुपए जाने के तो 500 रुपए इधर ही हो गए, वापस आने के 1000 रुपए हो गए, है ना। अच्छा फिर उसके बाद कुछ डिस्काउंट मिला तो फिर बाद में देख लेंगे। विनायक जी कहते 450, शिवम कहते हैं 1000 रुपए। ओके 850, सभी 850 कह रहे हैं, 850 इज द राइट आंसर।
कैसे किया सर जी, कुछ समझ नहीं आया। हाउ हाउ हाउ, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा है वन वे सिंगल पर्सन फेयर इज ₹100। तो वन वे, अगर वन वे की बात करें तो एक पर्सन का कितना कॉस्ट आ रहा है? ₹100। अरे बट वो राउंड ट्रिप की बारे में बात कर रहे हैं। और आपने नोट किया जब फाइनल में पूछ रहे थे अ ग्रुप, मैं हाईलाइट कर देता हूं, फाइनल में पूछ रहे थे अ ग्रुप ऑफ 5 टूरिस्ट परचेसिंग राउंड ट्रिप टिकट्स विल बी चार्ज रुपीज वॉट। वन वे टिकट के बारे में नहीं पूछा, राउंड ट्रिप टिकट यानी टू वेज फेयर के बारे में पूछा। क्या ट्विस्ट आपने देखा? दिया यहां पर वन वे सिंगल पर्सन ₹100, पूछा गया है राउंड ट्रिप टू वेज पूछा गया है। वो वन वे को टू वे रीड कर लिया। आकाश जी उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप है ना हमारी जगह ऐसे चश्मा लगा करके बैठा करो तो आपको भी अच्छे से दिखाई देगा। और अगर चश्मा ऑलरेडी है तो फिर नंबर बढ़ गया है। अब सिंगल पर्सन लिखा गया है विनायक जी को तो ये पहले दिख जाता है। अगर हमारे तरह कोई है सिंगल पर्सन, कौन है भाई? हम भी यही होते हैं ट्रिप में सिंगल, बट वो वन वे सिंगल पर्सन। ठीक है, वो ट्रिप के बारे में बात विनायक जी। विनायक जी हम भी यहाँ से ट्रिप में हम भी वैसे होते हैं सिंगल पर्सन। तो सबका एक ही है विनायक जी, हम भी सिंगल पर्सन। ठीक है, ट्रिप में बस हम फोटोग्राफर बन जाते हैं। फिर कई बार ऐसा लगता है कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, किसी का वो होता है ना प्री वेडिंग शूट है ना, वो हमको फिर कैमरा पकड़ा देते हैं, करो प्री वेडिंग शूट है ना, हमको फिर इधर से एंगल खींचो, अरे वो सनलाइट थोड़ा आना चाहिए है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दे। फिर ऐसा लगता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम से हम आएंगे नहीं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दी एक्सपीरियंस, है ना, ताकि फ्यूचर में बच्चों को बता सके कि जब भी आप ट्रिप जाओ और मेक श्योर करो कि अगर लड़कियां है ट्रिप में और लड़के भी है ना, तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर का पोजीशन आपको दिया गया है ना, तो कृपया करके आप ना जाना। अगर सिर्फ लड़के जाए तब जाना, और सिर्फ लड़कियां जाए तो आप तो कृष्णा हो नहीं कि आपको इन्विटेशन मिलेगा। तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि सिर्फ लड़कियां। मन में तो होगा कि सर हमको जाना है, नहीं में आप कृष्णा थोड़ी ना हो, सब लड़कियों में आप जाओगे वहां पर, है ना, फिर भाई बन के जाना पड़ेगा। फिर अन्ना अन्ना कहेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, अन्ना सुनो, फिर बाद में रक्षाबंधन में आपको गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। तो बच करके रहना, ये सब कंसेप्ट है कॉलेज के। तो बच करके रहना। खैर, तो वन वे का यहाँ पर प्राइस बताया गया है, तो हम टू वे के बारे में बात करेंगे। टू वे कह दो या राउंड ट्रिप टिकट कह दो, तो उस हिसाब से एक पर्सन का कितना होगा? 100 जाने का 100 आने का हो गया ₹200। 100 जाने का 100 आने का हो गया ₹200। चलो इतना तक तो क्लियर हो गया। राउंड ट्रिप एक पर्सन का ₹200 है। तो हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 5 टूरिस्ट। तो अगर ऐसी बात है 5 टूरिस्ट है यानी 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन का राउंड ट्रिप टिकट का फेयर कितना होगा? 5 पर्सन का कितना होगा सर? एक पर्सन का 200 है, 5 पर्सन का 200 इंटू 5 ₹1000 हो जाएगा। तो सिंपल गणित है। हाँ बट क्या ₹1000 पूरा देना है? नहीं 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 नहीं, ₹1000 पूरा नहीं देना है। ये डिस्काउंट का खेल चल रहा है। जब भी ट्रिप पर जाते तो एक आदमी तो होता ही है, अरे देख इस पे डिस्काउंट है, मेरे चाचा के मामे का है ना, यही है काम, टूरिस्ट का ही काम है, उनसे भी बात कर लेते हैं, मिल जाएगा होटल में कहीं, है ना, जीएसटी के बिना आपको मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट तो खून में होता है, ढूंढते ही रहते हो कहाँ कहाँ डिस्काउंट मिले। तो यहाँ पर सबसे पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? राउंड ट्रिप टिकट टू अ टूरिस्ट पर्सन आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट 10% ऑन दी टोटल फेयर, यानी सबको दिया जा रहा है। तो टोटल फेयर पर 10% डिस्काउंट, ठीक है। फिर तो हमारा टोटल फेयर तो बन ही रहा था ना, 5% का टोटल फेयर कितना बन रहा था? ₹1000। तो ₹1000 पर हमको 10% का डिस्काउंट ये दे रहे हैं। वेरी गुड। तो डिस्काउंट्स की कहानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला डिस्काउंट हमको 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फेयर, ये था डिस्काउंट ऑन टोटल फेयर। हमारा टोटल फेयर बन रहा था ₹1000 और हमको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वेरी गुड। तो कितने पैसे बच गए हमारे? कितने पैसे बच गए? बस ₹100 बच गए यहाँ से। ठीक है, ₹100 बच गए, कम थोड़ी ना है, जितने बचे वो बढ़िया, ₹100 बच गए। नेक्स्ट, इन एडिशन ग्रुप ऑफ 4 और मोर गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द टोटल फेयर। और बढ़िया हो गया, दूसरा डिस्काउंट। हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, क्या ही तो मजा आ रहा है। अच्छा, क्या ये डिस्काउंट हम अवेल कर सकते हैं? क्योंकि ये डिस्काउंट तो उन ग्रुप को मिलता है जो आइदर 4 में जा रहे हैं या 4 से ज्यादा। हाँ तो सर हम तो 5 लोग हैं ना टीम में,
हम तो 4 से ज्यादा ही है तो हमको मिलना चाहिए डिस्काउंट। सो 5% ऑन दी टोटल फेयर, ऑन दी टोटल फेयर, सो 1000 रुपए पर 5% का डिस्काउंट, 1000 रुपए पर 5% का डिस्काउंट, सो 5% डिस्काउंट ऑन टोटल फेयर। हमारा टोटल फेयर तो 1000 रुपए ही है ना, वो चेंज थोड़ी ना होगा। सो यहाँ पर टोटल फेयर 1000 रुपए ही है, 5% का डिस्काउंट, यानी हमने यहाँ पर सेव कर लिया 50 रुपए। तो टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? टोटल डिस्काउंट एक 100 रुपया, एक 50 रुपया, यानी 150 रुपए का डिस्काउंट। तो हमारा कट पेस्ट का बिजनेस है, तो हम कहेंगे इन स्टेप नंबर 3 हम कहेंगे इतने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत ना है, इतने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत ना है। क्यों? क्योंकि हमको डिस्काउंट्स मिले हैं, और वो डिस्काउंट्स की कीमत कितनी बनी? 150 रुपए की। इसलिए अब कितना हुआ टोटल फेयर आपका आफ्टर डिस्काउंट? आफ्टर डिस्काउंट, ओके, इट इज इक्वल टू 1000 माइनस 150, यानी 850 रुपए। डन एंड डस्टेड। सबको समझ में आया? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। कोई कह रहा है 1003 रुपए हो गए 18% जीएसटी लगा करके। सुष्मित तुम्हारा पार्ट टाइम यही काम है, सब पता है इनको 18% लगता है जीएसटी, और कहा लगता है कहा नहीं लगता है ना। ऑफलाइन में बुक करवा रही है, ऑफलाइन में कोई जीएसटी नहीं, काला बाजारी हो रही है यहाँ पर, टिकटों की काला बाजारी हो रही है। ठीक है, और आप नोट कीजिएगा कि आप ऐसे टिकते हैं ना, आप ऐसे ऑफलाइन में भी बुक कर सकते हो, प्लस आपने नोट किया होगा होटल बुकिंग भी जो है ना ऑफलाइन में कर सकते हो, और आपको सस्ती मिलती है। अगर आप ऑनलाइन से करते हो ना मेक माई ट्रिप या ऐसे कहा से, तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं। एक तो वो जो 18% है, प्लस आपको उनका कमीशन वमीशन भी वो देखते हैं, यार वो मेक माई ट्रिप वाले कमीशन लेंगे तो होटल वाले प्राइस भी बढ़ाते हैं। भैया अगर आप सीक्रेट है ना नंबर ले करके गूगल पर ढूंढ ढूंढ करके उनसे बात करो डायरेक्ट में, तो काम सस्ते में हो जाता है। तो सर जी आपको रियल लाइफ डिस्काउंट टेक्निक्स भी दे रहे हैं, तो नोट करके जाइएगा। ओके, अच्छा कोई डाउट है इसमें? हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट लिया तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि अपडेटेड फेयर वैल्यू पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो हमेशा कह रहे कि टोटल फेयर वैल्यू जो आपकी थी ना, उस पर पहले 10% और बाद में भी जो टोटल फेयर वैल्यू थी उस पर 5% का डिस्काउंट। तो फिर वो हमेशा टोटल फेयर वैल्यू पर ही बात कर रहे थे, यानी 1000 रुपए पर ही बात कर रहे थे। वो आपकी गलती है कि आप अपडेटेड पर डिस्काउंट ले रहे हो, तो अपडेटेड पर डिस्काउंट नहीं था। होता तो वो बताते, होता तो फिर उस हिसाब से देना पड़ता। ठीक है, और कोई डाउट? अच्छा डाउट था ये भी, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। एक तो राउंड ट्रिप समझ में नहीं आता है लोगों को, एक वो डाउट था कि वो 2 वेज होता है, वो तो क्लियर ही हो गया था। चलो आगे बढ़े। कोई कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी अपडेटेड वैल्यू पर ना। सक्सेसिव होता ही क्या है कि आपकी पहले टोटल फेयर थी 1000 रुपए की 5 लोगों की, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 1000 माइनस 100 900 रुपए हो गए। फिर कोई कह रहा है 900 रुपए पर 5% का डिस्काउंट, और फिर बाद में वो आंसर निकाल रहा है। बात समझ में आ रही है विनायक जी? तो अगर वो कहते कि अपडेटेड टोटल फेयर पर आपको नेक्स्ट में 5% का डिस्काउंट देते तो अलग बात थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अपडेटेड टोटल फेयर वैल्यू पर, उन्होंने कहा कि जो आपका टोटल फेयर वैल्यू है चिट्ठी में बनी के 1000 रुपए, उसी पर आपको हम एक बार 10% इसका और एक स्पेशल डिस्काउंट है वो देंगे, और फिर बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। चलो लेकर चलता हूं आगे टू दी नेक्स्ट प्रश्न। ये मस्त प्रश्न है, सॉल्व करो। 2012 मैकेनिकल सिविल, मस्त है। The cost function for a product in a firm is given by phi q square, where q is the amount of production. The firm can sell the product at a marked price of rupees 50 per unit. The number of units to be produced by the firm such that the profit is maximized will be what? तो चीटिंग करता है सिंगम, तो क्या है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड? तो समझ ना आया सर जी? अरे वाह आकाश, सही जा रहे हो।
अच्छा, बाकी लोग ने बता ही दिया अब आंसर, क्या हम भी बता दे? मेजॉरिटी बता रहे 5, वेरी गुड, 5 इज द राइट आंसर। ये 500 किसने कह दिया? वो नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहे थे ना, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। आपने फिर गलती कर दी, पॉइंट वर्सेस वैल्यू, जो मैं कैलकुलस में हमेशा कहता हूँ। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सच दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहे थे, ने पैसे वैसे बता दिए क्या? खैर, आगे बढ़ते हैं और यहां पर डिकोड करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले कह रहे हैं द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इन अ फर्म इज गिवन बाय 5q²। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस हमारी थी 5q², वेयर q इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी आप प्रोडक्शन करो वो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज q। सो उसकी कॉस्ट प्राइस निकल करके आ रही है 5q²। फिर वो कह रहे हैं द फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ मार्क प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट। अगर 50 रुपए एक यूनिट का है तो मैं तो क्यू यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, क्यू इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, मैं तो क्यू प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्यू यूनिट्स का कितना पैसा होगा फिर? अरे सेलिंग प्राइस वो कह रहे हैं 50 रुपए पर यूनिट, पर यूनिट। अरे बट हम तो क्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, क्यू इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू, तो कितने पैसे हो जाएंगे फिर उस केस में? 50q। हाँ, सेलिंग प्राइस हमारी 50q हो जाएगी। तो फिर प्रॉफिट के बारे में बता दो, हाउ मच इज प्रॉफिट? सर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 50q, सीपी हमारा 5q², ये हो गया प्रॉफिट। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो आपका प्रॉफिट है ना, दिस शुड बी मैक्सिमाइज्ड। तो फिर बताइए कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए सच दैट दी प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। ये तो सर मैक्सिमम मिनिमा का सवाल लग रहा है। कह रहे हैं दिस फंक्शन शुड बी, देखो प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, यानी दिस थिंग शुड बी मैक्सिमाइज्ड, दिस थिंग शुड बी मैक्सिमाइज्ड, यानी ये फंक्शन ऑफ क्यू शुड बी मैक्सिमम। फंक्शन ऑफ क्यू मैक्सिमम इज लाइक मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट इन वन वेरिएबल वेयर द वेरिएबल इज क्यू, हाँ कि ना? सो मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट जहां पर दिस इज फंक्शन ऑफ क्यू। और अगर ऐसी बात है सर जी, तो हमको पता है कि अगर फंक्शन ऑफ क्यू कोई हमसे कह रहा है इट इज 50q माइनस 5q², जैसे प्रीवियस से हमने कॉपी किया है, तो इसको हम मैक्सिमम बना सकते हैं, बट वो थोड़े स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इक्वेटिंग इट टू 0 एंड गेटिंग द स्टेशनरी पॉइंट। तो निकाल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, इसको डिफरेंशिएट करो। इट इज 50 माइनस 10q दैट इज इक्वल टू 0। अरे तो q का आंसर आ रहा है 50 डिवाइड बाय 10 यानी 5। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, किचन में एक प्लेट रखा है, वो प्लेट किसके लिए होगा? विनायक जी कहेंगे मेरे लिए तो होगा। ये तो क्या मेरे गर्लफ्रेंड के लिए होगा? मेरी माता श्री क्यों बनाए मेरे गर्लफ्रेंड के लिए खाना? मेरे लिए तो होगा ना, मैं लेट से आता हूँ घर पे कॉलेज से, तो फिर मेरे लिए होगा बिल्कुल। और अगर आपके लिए होगा, यानी जो मांग रहे हैं वही होगा, मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम पॉइंट ही होगा। समझ में आ रही है बात? फिर भी कुछ बच्चे होते हैं यार ऐसे कैसे सर जी, मेरे घर के कुत्ते के लिए भी तो हो सकता है, ऐसे कैसे अजम्पशन कर देते हैं ना, या फिर मावशी के लिए हो सकता है, मावशी इन दी सेंस जो घर पर मेड काम करती है। अगेन मराठी शब्द है मावशी। खैर, कई बार मैं है ना ऐसे बाय डिफॉल्ट मराठी शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता। खैर, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे कह रहा था कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये पॉइंट मैक्सिमम है? this point is maximum because if I see the first derivative, this is the first derivative, एक और बार डेरिवेट कर ले तो डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, this is -10, so double derivative at the stationary point is still negative which is less than 0, this indicates कि हम मैक्सिमम पर है। तो मैं तो पहली कह दिया था मैंने आपको कि ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है। और क्या वो मैक्सिमम पॉइंट के बारे में ही बात कर रहे थे कि हमको Q कितना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चाहिए टू मेक श्योर द फंक्शन इज मैक्सिमम? यस, दे वर आस्किंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, दे वर आस्किंग Q वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। सो Q की वैल्यू जो है तो वो 5 होगी। क्या बात सबको समझ में आई? क्या बात सबको समझ में आई? कोई डाउट नहीं, कोई दुविधा नहीं? कोई कह रहा है दी होल आंसर हो गया ना, दी होल आंसर, द नंबर ऑफ यूनिट यू हैव टू प्रोड्यूस दिस 5 टू मेक श्योर यू गेट द मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम पॉइंट है, टू मेक श्योर दैट द फंक्शन इज मैक्सिमम एट द मैक्सिमम पॉइंट, हाँ कि ना? ये फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होता है, बस वही बात है।
और ये फंक्शन था क्या सर, ये एफ ऑफ क्यू इज नथिंग बट दिस प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन योर क्यू इज एट द मैक्सिमम पॉइंट. सो क्यू की वैल्यू 5 वेर इट वाज एट मैक्सिमम पॉइंट. सो क्यू इज 5, नंबर ऑफ यूनिट इज 5. क्लियर. कोई कह रहा है मेथड 2 दे दो, इसका कोई मेथड 2 नहीं है. इससे और क्या छोटा होगा, इससे और क्या छोटा होगा, और कुछ छोटा नहीं होगा. स्टेप नंबर 1 आपका यही था, सीपी फाइंड करो, एसपी फाइंड करो, और फिर प्रॉफिट मिल जाता है. प्रॉफिट मिला फंक्शन ऑफ क्यू, तो ये फंक्शन ऑफ क्यू को हमने ऐसे बना दिया. तो फंक्शन ऑफ क्यू है, इसका मैक्सिमम निकालना है, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0. मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट कैलकुलस शायद आपने पढ़ा नहीं होगा. जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, पक्का उसने कैलकुलस पढ़ा नहीं है, और पक्का मैक्सिमम मिनिमा रिवाइज नहीं किया है. और अगर रिवाइज किया होगा तो फिर आपको पता है, इसमें तो ऐसे सवाल तो उधर भी बहुत किए थे हमने, कि स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, फिर ये स्टेशनरी पॉइंट कैसा है, मिनिमम है मैक्सिमम वो चेक करना है, फिर मैक्सिमम है ये चेक करना है, इसके लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम है, ये पॉइंट मैक्सिमम है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा एट क्यू इज इक्वल टू 5. अगर फंक्शन मैक्सिमम है क्यू इज इक्वल टू 5 पर, यानी प्रॉफिट मैक्सिमम है जब नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है. खत्म. अच्छा, तो ऐसे करके कंपनी लिमिटेड एडिशन वाली चीजें बनाती है. ये देखो वर्मा जी यहाँ पर है ना, टेक्निकल में एमबीए कर रहे हैं. यही तो होता है टैलेंट, कि टेक्निकल में एमबीए कर लो. अच्छा, कुछ और बातें जानना चाहोगे? कल आपका टेस्ट है, आपको मालूम है ना, आज सैटरडे है, कल मैं आपको नहीं मिलूंगा. अरे सर जी कल नहीं मिलोगे, क्यों क्यों? क्योंकि कल संडे है, और कल संडे है तो कल कुछ टेस्ट होगा, तो कुछ कंसेप्ट सिखा दे आपको, कुछ न्यू न्यू कॉन्सेप्ट सिखा दे. चलो, तो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं, जैसे कंपाउंडेड रेशियो. ये आपने सुना है कंपाउंडेड रेशियो? कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं कंपाउंडेड रेशियो. व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो? रेशियो का रेशियो इज नोन एज कंपाउंडेड रेशियो. जैसे अगर मेरे पास एक रेशियो है ए बाई बी, फिर दूसरा है सी बाई डी, और तीसरा है ई बाई एफ. कोई आपसे पूछ रहा है टेल मी द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दिस रेशियोस. सो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? रेशियो का रेशियो. तो इस रेशियो का फिर से रेशियो. सो हाउ मच इट इज? What is the compounded ratio of this thing? The compounded ratio of that thing is, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, सो a इंटू सी इंटू ई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल. b इंटू डी इंटू एफ. क्लियर हो गई? छोटी छोटी सी बात है, छोटे छोटे से कंसेप्ट है, छोटे छोटे से टर्म है जो आपको नोट करना है. रेशियो का रेशियो, दैट्स ऑल. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे कुछ आ जाए तो घबराना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया सर जी. कंपाउंडेड रेशियो, घबराना नहीं है. ओके. अच्छा, और कुछ सिखाऊं आपको? सीखना चाहोगे और कुछ? कोई कह रहा है टेस्ट में आएगा, कोई कह रहा है टेस्ट का टाइमिंग टेस्ट में छोड़ दूंगा. ठीक है, फिर आप ऐसे कोई टाइमिंग वाइमिंग नहीं है कि ये टाइमिंग पर आपको लिखना है, वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप डिसाइड करना आपको कब लिखना है. और वो टेस्ट कब मिलेगा आपको? दोपहर तक मिल जाएगा. सुबह मैं सेट करूंगा, सुबह पब्लिश कर दूंगा, दोपहर को आप लिख सकते हो, आफ्टरनून को आप लिख सकते हो. हाँ, जितना मैंने सिखाया है उतना ही. जितना सिखाया, क्या क्या सिखाया? रेशियो प्रोपोर्शन सिखाया है, फिर मैंने परसेंटेजेस सिखाया है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया है, फिर मैंने सिखाया है प्रॉफिट लॉस. तो इन टॉपिक से आएगा. और क्या क्वेश्चन आएंगे वो मुझे भी नहीं मालूम. क्वेश्चन आएंगे ये नेसेसरी है. कितने क्वेश्चन आएंगे? 10. कोई कह रहा है कल मैच देखना है टेस्ट देख के. ये देखो विनायक जी को बस मैच ही देखना है. टाइम लिमिट होता है 10 क्वेश्चन 20 मिनट. नेगेटिव मार्किंग होता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जैसे ही है. टेस्ट पोर्टल शायद आपने देखा नहीं है ना अब तक हमारे ऐप का, एकदम एग्जाम वाला फीलिंग आएगा, जैसे एग्जाम में लिखते हो वैसी है. विनायक जी को कह रही है सुमा जी नलायक जी. वो आप नहीं कह सकते, विनायक जी आपकी अम्मा हो, विनायक जी आप नलायक कह रहे हो. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम नहीं देखते, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. ठीक है, हम मैचों में टाइम वेस्ट नहीं करते. खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि कई बार है ना, ये एग्जामिनर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कहते हैं हमारे पास है a बाई बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू, फिर कहेंगे फाइंड दी डुप्ली, क्या कह रहे हैं? फाइंड दी डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू बी. तो इसका आंसर कितना होता है मालूम है? कुछ नहीं, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. ये कंपाउंड ऑफ दिस थिंग है, समझ रहे हो? ए बाई बी का अगेन ए बाई बी, मतलब कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए बाई बी.
ये अपने आप में वापस से रेशियो P बाई क्यू कॉमा P बाई क्यू का अपने आप में रेशियो कितना होगा, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है? ये कंपाउंडेड रेशियो को आगे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये P बाई क्यू कॉमा P बाई क्यू, इनका रेशियो क्या होगा? सो इट इज P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पूछ लेते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो। सो अब ये तो आप समझ ही गए, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ एज टू बी कितना होगा, P बाई क्यू कॉमा P बाई क्यू कॉमा P बाई क्यू, इसका रेशियो होगा P क्यूब बाई क्यू क्यूब। फिर उसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है ऑफ एज टू बी इज रूट P बाई रूट क्यू। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होता है ऑफ एज टू बी, इट इज क्यूब रूट ऑफ P बाई क्यूब रूट ऑफ क्यू। बस ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको नोट करना है, कहीं अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न कर दूं फिर इस पर, एक प्रश्न हो जाए इस पर। चलो एक प्रश्न ही हो जाए, इतना कर दिया है तो अगर a बाई बी इज इक्वल टू 4 बाई 9, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। सिंपल सवाल पूछा ना, सिंपल सवाल पूछा ना। व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एज टू बी? तो 8/27। अरे वाह सोनी जी, क्या बात है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट ना, तो सबसे पहले किसको फाइंड करना है? सबसे पहले सब डुप्लीकेट रेशियो को फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो of A is to B is equal to square root of 4 square root of 9, so it is 2 divided by 3। अच्छा, उसके बाद उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट का ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सो ट्रिप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट यानी 2/3 है ना। सो ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 कितना होगा, 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब यानी 8/27। दैट इज माई आंसर। यस, समझ में आया? कोई कह रहा है सर ये पीडीएफ शेयर कर देना, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। देखो शशांक आलसी है एक नंबर के, शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे इतना सर जी कंप्लीट। अच्छा कैसे बनाओगे? विनायक कह रहे मेरे से ले लो। हाँ विनायक जी कहेंगे ज्यादा नहीं, मार्जिन सिर्फ मैं 1 रुपया रखता हूँ, ठीक है, 1 रुपया गरीब को दान कर देना, ठीक है, हम शेयर कर देंगे। 1 रुपया जस्ट ट्रांजेक्शन फी। विनायक जी एक से कुछ नहीं होता सर जी, मिनिमम 5 रुपए तो लूंगा। ये देखो इनको फ्रूटी पीनी है गर्मी के मौसम में, 5 रुपए देंगे। ये सोनी जी तो हद ही पार कर दी, 1000 प्राइस, गजब है सोनी जी। खैर हम आगे बढ़ेंगे। एक ईएससी का क्वेश्चन निपटाओगे? अरे कमेंट करके बताना, क्या एक ईएससी का क्वेश्चन निपटाओगे जल्दी से, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। तो निपटा दीजिए, कौन रोक रहा है आपको। प्रेजेंट एजेस, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट एजेस of 3 brothers are in proportion, are in ratio 3:4:5 after 10 years. Sum of their ages will be 78. Find their ages now. Find their ages now. Present ages of 3 brothers are in the ratio 3:4:5. After 10 years, sum of their ages will be 78. तो अभी उनके एजेस कितने हैं? अच्छा सवाल है ना। अरे सोनी जी इतना फास्ट, ये सोनी जी लगता है मिल्खा सिंह बनेगी, है ना। मैंने सोचा यार 11 बज रहे हैं, सभी का बैटरी डाउन है, थोड़ा सोच विचार करेंगे, थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। ये कि नहीं सर ये ईएससी का सवाल क्यों ना होने दो, हम भी सोनी जी है, होने दो फिर। ये आंसर रट के आती है क्या? हाँ, लड़कियों के पास ये खूबी हो सकती है, ये कोई भी प्रश्न सॉल्व करते तो फिट हो जाता है आंसर, लड़कों का नहीं होता।
लड़के कंसेप्ट याद रख ले वो बड़ी चीज है, लड़कियों को आंसर तक याद हो जाता है एमसीक्यू का, पता नहीं कैसे, है ना, हो जाता है। सोनी जी कह रही है नो सर अभी अभी करा, ओके। खैर अगर अभी अभी किया तो नोट कीजिएगा कि स्टेप नंबर 1 प्रेजेंट एजेस दिया तो नहीं है, रेशियो में दिया है 3:4:5, तो क्या मैं कह दूं 3x 4x 5x ये उनके एक्चुअल एजेस है। कुछ नहीं, वो कांस्टेंट रखना है ना, के रखो या एक्स 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 रखो, है ना। तो आपके जो एक्चुअल एजेस निकलेंगे वो 3x 4x 5x, तो मैंने एक्स 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 रख दिया। आप के रखते तो 3 के 4 के 5 के होता, बाकी कुछ नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, आफ्टर 10 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 78। 10 साल बाद पहले वाले भाई की एज होती 3x + 10, दूसरे भाई की एज होती 4x + 10 और लास्ट भाई की एज होती कितनी 5x + 10। यस, तो सभी को ऐड कर ले तो कितना आ रहा है सर 40, ना 78 आ रहा है सर जी, 78। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आई, इधर से पता चल जाता है x की वैल्यू कितनी आई। x की वैल्यू आई 4। अगर x की वैल्यू आई 4 तो कुछ नहीं, अब यहां पर रख करके बता देंगे। रखो यहां पर और प्रेजेंट एजेस बताओ फिर। x की वैल्यू 4 है, इधर ही काम तमाम। तो पहले भाई का एज 12, दूसरे का 16, तीसरे का 20, इसलिए सोनी जी ने इतना फास्ट कह दिया। समझ में आया, क्योंकि 2 स्टेप में खत्म होता है। जब तक मैं लिख रहा था ना सोनी जी ने प्रेजेंट एजेस निकाल दिए, फिर आफ्टर 10 देखा उसने, अच्छा इतना है, फिर सेकंड स्टेप कर दिया, तो लास्ट में लिखते लिखते हाँ सर आ गया आंसर। ये सोनी जी की कला है, मेरे लिखते लिखते में ये स्टेप्स डिकोड करते जा रही थी। समझ में आया। तो चलो प्रैक्टिस हो गया। तो ये कुछ बातें थी, कंपाउंडेड रेशियो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ऐसे में बीच में फ्री टाइम मिलता है तो मैं आपको बताते रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये 2017 में आया था ईएससी प्री। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो गेट के लिए तो बाय डिफॉल्ट ये समझ करके चलना मैंने आपकी मदद कर दी है ईएससी के लिए भी। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको दोबारा मिलेंगे ईएससी के प्री पेपर में मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में कि ईएससी एग्जाम लिख दो, अगर आपका मोटिवेशन ऐसा है कि सर मेरे को ईएससी करना है, तो लिख सकते हो। मैथ्स आएगा वापस से और एप्टीट्यूड वापस से आएगा, इसके अलावा बाकी चीजें भी आएगी, जीएस वीएस का पोर्शन, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आईएसआरओ में आपको मैथमेटिक्स आएगा, और अगर आप बात करो गेट में, उसमें तो मैथमेटिक्स है ही। और किस में है मैथमेटिक्स, सीएसआईआर में नेट में है। अगर आप सीएसआईआर नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स करके एक ऑप्शन होता है, अगर आपको लेक्चरर बनना है या फिर आपको रिसर्च करना है तो सीएसआईआर नेट करके एग्जाम होती है, बट फिलहाल वो कंडक्ट नहीं हो रही है। बहुत परेशान हो गए बच्चे, ठीक है। बीआरसी का बता दो, बीआरसी का पेपर का एनालाइज मैंने नहीं किया है। कोई कह रहा है शुड आई परचेस आरएस अग्रवाल, करना है तो कर सकते हो, आई हैव नो इशू। नहीं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप है ना कंसेप्ट मुझसे पढ़ चुके हो, गूगल पर टाइप कर देना रेशियो प्रोपोर्शन एग्जाम्पल्स पीडीएफ, तो पीडीएफ मिल जाएगी, उतना प्रैक्टिस कर लेना। या फिर गूगल में टाइप करना गेट एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज, तो कुछ ना कुछ वेबसाइट आई जाती है जिसमें पीवाईक्यूज मिल जाते। नहीं तो आपको तो मैं संडे को दे ही रहा हूँ टेस्ट, और प्रैक्टिस कोर्स आने वाला है। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया। कोई डाउट था क्या सब्सक्रिप्शन के बारे में तो कमेंट करके पूछ लेना। जो स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमने एप्टी खरीद दिया है तो हम क्या करें, देखो वो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1700 है, और एप्टीट्यूड की प्राइस थी 300 के आसपास, तो 1400 है। स्टिल यू आर इन बेनिफिट। ये जो प्राइस है इसका डिस्काउंट हो रहा है ना 999 रुपीज में, सो ऑलमोस्ट 400 रुपीज का बेनिफिट है। सो आपके ऊपर है, अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज में जाना है आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कि सर हम ये 999 नहीं परचेज करना चाहते हैं और हम परचेज करना चाहते हैं इंडिविजुअल कोर्सेज, यू कैन डू दैट। बट फिर वही बात है, एक बार ले लोगे तो उसके अंदर सब आ जाएगा, तो फिर बाद में आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। और कोई डाउट? कोई कह रहा है कॉम्बो कोर्सेज अलग से प्लान करेंगे, कॉम्बो कोर्सेज का यही तो प्लान था ना कॉम्बो कोर्सेज का। कोई कह रहा है एक बार बता दीजिए। कोई कह रहा है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस लेना है, तो हाँ प्रैक्टिस का अलग से हो ही जाएगा, वो इंडिविजुअल कोर्सेस हम क्रिएट करेंगे ना। बाकी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया ना मैंने, दैट वो जो 1700 होगा इंडिविजुअल कोर्सेस आप परचेज करोगे, वही फिर वो 999 में आपको चीजें मिल जाएगी। एप्टी प्रैक्टिस नवंबर दिसंबर जनवरी यही प्लान है। जो बच्चे पूछ रहे थे सर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्लानिंग मैंने बनाई है नवंबर की।
नवंबर के अंदर आपका एप्टीट्यूड खत्म होने जा रहा है और फिर आपको क्या क्या मिलने वाला है नवंबर को, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, ये स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल मेथड में भी नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा शिफ्ट हो सके दिसंबर, बट वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पक्का पूरा खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल मेथड भी खत्म होना चाहिए और जैसे ही एप्टीट्यूड खत्म हो जाता है तो प्रैक्टिस कोर्स ऑन एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस कोर्स ऑन एप्टीट्यूड। तो उससे आपके 300-400 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप जो सोच रहे हो कि सर फिर वो प्रैक्टिस मैथमेटिक्स कब करेंगे, दिसंबर में करेंगे ना। 4 चैप्टर आपके हैं ना, या इनफैक्ट 5 चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म थियरी, न्यूमेरिकल मेथड, तो 5 जो चैप्टर है उनके पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस कोर्स में। तो दिसंबर जनवरी है ही, और ट्राई करेंगे कि और भी रिवीजन कोर्सेस या बाकी जो चीजें हो जाए। तो सब्सक्रिप्शन अगर लिया है तो सारा इसमें मिल जाएगा, नहीं लिया है तो अलग अलग कोर्सेज बनेंगे छोटे छोटे 99 वाले। तो जो आपको पसंद है, जो आपकी नीड है, उसको आप परचेज कर लेना, नहीं तो जाने दो, ठीक है ऐसा। सो 999 में अपकमिंग वाले जो कोर्सेस हैं पीडीएफ में बताया गया है, जो अपकमिंग है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उनके कोर्सेस मिलने वाले हैं, पास्ट के नहीं, ठीक है, पास्ट के नहीं। सर 23 के लिए लाइव क्लास होगी ना? 23 के लिए लाइव क्लास होगी? मैं समझा नहीं, कौन सी 23 के लिए लाइव क्लास होगी? गेट 20, हाँ गेट 23 के लिए लाइव क्लास होगी। फिर मैं ईयर लॉन्ग ही निकाल दूंगा, ईयर लॉन्ग लाइव कोर्स, जिसके अंदर फिर आपको 4 चीजें प्रोवाइड की जाएगी। जो जितने भी स्टूडेंट्स 2023 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ही होगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं। आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्चुअल लेंथी कोर्स मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस मिल जाएगा, उसके बाद एप्टीट्यूड का कंसेप्चुअल, एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस, सब मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें मैं ट्राई करूंगा और भी लंबे लंबे कोर्सेज क्रिएट करूं, सो दैट यू गेट मोर एंड मोर कंटेंट, एंड वो भी गेट ओरिएंटेड फॉर्म में ही। ऐसे फिजूल के बात तो मैं वैसे ही नहीं करता, आपने मेरे कोर्सेज देखे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट होता है। कोई कह रहा है हिंदी में ही लाना, ओके ट्राई करेंगे, हिंदी में ही लाएंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? कोई कह रहा है मैथ्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट? मैथ्स एंड एप्टी तो मैं टीच करूंगा ही, बट उसके अलावा फिर बाद में बाकी एडुकेटर मानते नहीं ना अफोर्डेबल प्राइस पर। आपको मालूम है ना, गेट एग्जाम में स्टूडेंट्स बड़े कम होते हैं, और स्टूडेंट्स अगर कम है तो फिर टीचर्स की सैलरी काफी हाई होती है, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल कंटेंट। मैं ही हूँ जो आपको इतने कम कॉस्ट पर दे रहा हूँ, आपको मालूम ही होगा। नहीं तो आपने ऑलमोस्ट सारी कोचिंग, तो मैं तो कहता भी हूँ कि इतनी सारी कोचिंग है, सभी को देख लो, है ना, और फिर उसके बाद डिसाइड करना। तो आपने देखा ही होगा बाकी कोचिंग वालों की जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस होती है 40,000 होती है, 50,000 होती है। कोर्सेज भी काफी महंगे होते हैं ना, 30-30 हजार के कोर्सेज होते हैं। अगर जी ड्राइव पेन ड्राइव भी है, 30,000 से लेकर के 50,000 उनका भी प्राइस होता है। तो कोई टीचर मानता ही नहीं। और अगर वो एक सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं ना, जैसे सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट की कॉस्ट भी 5,000 करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, एक सब्जेक्ट 5,000, तो 2 सब्जेक्ट की कीमत कितनी होती है? फिर 10,000 हो जाती है। तो इसलिए फिर बाद में आप परचेस नहीं करोगे इतने महंगे कोर्सेज। मेरे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ही इतने होते हैं कि आप कहते हो बुक खरीदना है, उससे अच्छा श्रेणिक सर के कोर्सेज कर लो। तो मैं तो रियलिटी आपको बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम है दूसरे एडुकेटर को ऑन बोर्ड करने के लिए कि उतने फंड्स की इशू है। कोई कह रहा है मेड इजी प्राइम का 60 के है, तो वो ट्रू है ना। और मैं तो इतना दावा भी करता हूं कि मेरे कंटेंट को कंपेयर करना उनके कंटेंट से, तो भी आप कहोगे मेरा कंटेंट में दम था। ऐसा नहीं है कि कम प्राइस लिया है तो कम बातें बता रहा हूं, या कम ट्रिक्स बता रहा हूं, या कम कंटेंट दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम प्राइस है बट क्वालिटी अभी भी टॉप नॉच है, वो टक्कर देगी बड़े बड़े कोचिंग को, ये दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। इतने ट्रिक्स, इतनी बातें कोई नहीं बताएगा आपको। मैं तो इतने घंटे भी लेता हूं ना, कितने आवर्स में पुट कर रहा हूं हर चैप्टर के पीछे, हर कोर्स के पीछे, वो भी तो देखो। तो ऐसे बाकी लोग नहीं करेंगे, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं पहले कोचिंग के लिए पढ़ाता था, आपको मालूम ही है ना। सो आई नो इट वेरी वेल, बाकी एडुकेटर्स कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। सो इट वुड बी टफ के टू ऑन बोर्ड दी अदर। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट ईयर कि आपको टेलीकॉम के सब्जेक्ट पढ़ा सकूं, जैसे सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट अगर नहीं हो पाया तो इतना तो गारंटी है कि ये 4 चीजें तो आपको मिलने वाली है, वो भी बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग, जैसे आप जान ही गए हो। मैथमेटिक्स आपने मुझसे पढ़ाई है। सर कैलकुलस टफ जा रहा है, फिर से करूं या लेक्चर्स एक बार? टफ कहां पर हो रहा है पहले वो आइडेंटिफाई करो,
कौन से टॉपिक्स के सवाल नहीं बन रहे हैं, और फिर क्यों नहीं बन रहे हैं, रीजन क्या है, कंसेप्ट क्लियरेंस या फिर इंटीग्रेशन ओनली। तो आपको पता चल गया कि पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन तो एनसीईआरटी की बुक उठाओ और बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन से स्टार्ट करो, करते करते कॉम्प्लेक्स पर जाओ। हो क्या रहा है, आपके इंटीग्रेशन इसलिए नहीं बनते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन आता नहीं, फिर बाद में आपको वो समझ में नहीं आता सब्स्टिट्यूशन कब करना है, और कुछ अगर कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई तो आप डर जाते हो कि स्टार्ट किधर से करें। तो आपको वो एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, एक सेट लगाना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाना पड़ेगा जो आपको 11th एंड 12th की बुक मदद करेगी। कोई कह रहा है सर आज रैंडम वेरिएबल का क्लास किया, मजा आ गया, रैंडम वेरिएबल अब तक समझ नहीं आया था बट अब समझ आ गया। चलो भगवत जी, तो मैंने कहा था ना मेरे कोर्सेज करोगे तो देखो मेरे पास ना मनी पावर है कि मैं मार्केटिंग कर सकूं, मैंने तो आपको ये पहले ही बता दिया था, आई डोंट हैव मनी पावर कि मैं यूट्यूब पर एड्स चला सकूं, बट मेरे पास ये है कि मैं कंटेंट अच्छा दे सकता हूं और फिर आप पर ट्रस्ट कर सकता हूं कि आप अपने दोस्तों को बताओगे और अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ये मोमेंटम आगे बढ़ सकता है। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं, मैथ्स मैंने हाथ में लिया है, एप्टीट्यूड मैंने हाथ में लिया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है मैथ्स और एप्टी में। इतने लेक्चर्स हो गए, ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स हो गए एप्टीट्यूड के। आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस इन एप्टीट्यूड? जो पहले डर लगा रहता था कि सर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ही नहीं बनते, वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, मैं ब्लैंक हो जाता हूं, अब सॉल्व कर पाते हो। सर वो परसेंटेजेस में हमेशा डाउट होता था, शुरुआत कैसे करे, वो सर डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज, अब हो रहा है सॉल्व। हाँ, तो अगर ये बातें हैं तो इसका मतलब कि एप्टीट्यूड आपको समझ में आ रहा है, और जब आप टेस्ट लिखोगे तो उसमें भी पता चलेगा दैट कितना समझ में आया कितना नहीं। टाइम एंड वर्क तो आज तक ऐसे पढ़ा ही नहीं था जैसे आपने पढ़ाया है ना, काम करने की क्षमता अब तो मजा आता है ना एप्टीट्यूड सॉल्व करने में। सर न्यूमेरिकल मेथड से के लिए है क्या? हाँ, अलग अलग कोर्सेस आएंगे, न्यूमेरिकल मेथड ये सब आगे आएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? अरे अब तक तो मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो और मजा आएगा आपको, आप लव करोगे, धीरे धीरे आपको मजा आ रहा है, प्रॉफिट लॉस में मजा आया, आगे बढ़ोगे और भी मजा आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहना दिल लगा करके। वो तो फेवरेट है लगता है आपका, हाँ जैसे प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट है वैसे पीएनसी भी फेवरेट है। कोई कह रहा है न्यूमेरिकल मेथड इलेक्ट्रिकल के लिए है क्या? आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, ऐप के अंदर है ना, वो फ्री वीडियोस के लास्ट वीडियो में जाना, सिलेबस डिस्कस किया है, चाहिए तो मैं एक बार शेयर भी कर दूंगा कल सिलेबस। ईगरली वेटिंग फॉर पीएसयू, लव यू टू शिवम जी। तो चलिए, तो ये था मेरा अपकमिंग प्लान फॉर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो मैंने आपको बता दिया 999 सब्सक्रिप्शन, तो आगे यही प्लान करेंगे ताकि आपको मिनिमम कॉस्ट पर अच्छी चीजें मिल जाए। बट अगर फिर भी अगर आपको ये नहीं परचेज करना है तो इंडिविजुअल कोर्सेज निकलेंगे, आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन द लाइव क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं मंडे को अब। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी टुमारोज एग्जाम। सोनी जी कहती है सर आपने रिप्लाई नहीं किया, कौन सा रिप्लाई नहीं किया हमने? गुड नाइट शशांक, गुड नाइट। 2 दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करे सर प्लीज बताइए। मैं सच कहूं, डीमोटिवेशन सबको आता है, ये कभी मत समझना कि श्रेनिक सर को डीमोटिवेशन नहीं आता है, श्रेनिक सर को भी आता है डीमोटिवेशन। जब श्रेनिक सर कहते हैं ना कि बड़े बड़े कोचिंग को हम टफ देंगे, है ना, वो इतने महंगे महंगे कोर्सेज बेचते हैं, हम अफोर्डेबल पर लेकर आएंगे, है ना, और हम मेहनत करके बताएंगे कि नहीं हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, अफोर्डेबल पर एजुकेशन हो सकता है, ये प्रूव करेंगे, डबल एफर्ट लगेगा, डबल रिस्क होगा, है ना, डबल मेहनत होगा, क्रिटिसिज्म डबल होगी, बट करेंगे। डिमोटिवेशन हमको भी आता है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं चला तो फिर क्या होगा? बात यह है कि आपका पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए, कर क्यों रहे हो? जब पर्पस स्ट्रांग होता है, जब विजन आपने देख लिया है, तो एक एक कदम चलना होता है। कभी भी है ना, वो चोटी पर मत देखना, वो पहाड़ों की चोटी पर देखोगे ना तो पैर कपने लग जाते हैं, पसीने आने लगते हैं, टेंशन आने लगता है, होगा कि नहीं होगा। कभी चोटी पर मत रखना, आप आंखों के सामने कितने कदम देख पा रहे हो, क्या उतने कदम चल सकते हो तो चल लो, एक बार चलने के बाद फिर आके और कदम देखेगी तो फिर आगे चल लेना, कभी चोटी पर मत देखना। प्रॉब्लम यही है कि हम चोटियों को देखते हैं, AIR अंडर 10, वो इंटरव्यू आ गया टॉपर का, हमको भी ऐसे रुतबा चाहिए, है ना, हमको कोचिंग वाले बुलाए, तो चोटियों को देख लेते हो एकदम, हिमालय की चोटी किसकी है ना, एवरेस्ट की चोटी को देख लिया, कोई AIR 1 को देख लिया, हाँ तो फिर ऐसा लगता है यार हम, बट सच्चाई क्या है, AIR 1 तो ऐसे कितने आए थे इतने सालों में? ऐसा नहीं लगता है 2001 में कितने AIR 1 थे, 2002 में थे, 2015 में थे, क्या आप नाम जानते हो? अरे बट इलॉन मस्क का नाम जानते हो ना आप?
आप स्टीव जॉब्स का जानते हो, बिल गेट्स का जानते हो, वॉरेन, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी एक पहाड़ चढ़ना नहीं होता। जिंदगी में जो रोज पहाड़ चढ़ता है और रोज अपने आप को जीतता है, दुनिया उसी को याद रखती है। इसलिए कई बार रैंकर्स रेस में पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि एक पहाड़ चढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है मैं दुनिया में सब कुछ जीत लिया, मेरी जिंदगी सेट हो गई। जब कोई कहता है जिंदगी सेट हो गई, उनको फिर कोई याद नहीं रखता। मजे वाली बात तो ये है कि आप ये सोचते हो कि आज मैं यहाँ पर हूं और मेरा सपना है AIR अंडर 50, मुझे इसमें जाना है, या AIR अंडर 500, मुझे इसमें जाना है। अगर इसमें मैं चला गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बात यह है जिसका ऑलरेडी हो गया ना, उसको भी आगे काम करना है। इधर PSU में काम करना है, तब प्रमोशन और पैसे मिलेंगे, या फिर IIT में MTech करना है, अच्छा काम करना है, तब कंपनी में नौकरी मिलेगी। तो कोई ठहरने नहीं वाला है AIR पे, सबको आगे बढ़ना है। और जिसका नहीं हुआ वो फिर से रीअटेम्प्ट कर रहा है, और जिसका हो गया वो भी आगे बढ़ रहा है। रुक रहा तो कोई नहीं है ना, ठहराव तो है ही नहीं। आप समझ रहे हो, पकड़ करके बैठ ही नहीं सकते। वो अच्छा हो या बुरा हो, छोड़ना ही पड़ेगा। कितना भी अच्छा AIR क्यों ना हो, छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? कि 10th में आपकी क्लास में कोई टॉपर रहा होगा, 99% आए, 100% आए, आज उनको कोई याद रख रहा है क्या? नहीं। क्योंकि जो आपने पा लिया उसको छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब अगर छोड़ना ही है सब कुछ, तो टेंशन किस बात का? जब किस चीज को पकड़ते हो तभी तो टेंशन होता है ना, कि पकड़ करके रखा। AIR 1 बहुत कुछ होता है, AIR 10 बहुत कुछ होता है। अरे जिसने पा लिया है उससे तो पूछो कि 2018 में जो XC का AIR 1 था, उससे तो जाकर के पूछो कि तुम XC के AIR 1 तो कैसा लग रहा है। कह रहा है 2018 में था, छूट गया वो, अब 2021 आ रहा है, कल 2022 होगा, छूट गया। तो छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो टेंशन की क्या बात है? जिसको मिला वो भी काम कर रहा है, जिसको नहीं मिला वो भी काम कर रहा है। तो काम तो कांस्टेंट है, बस इसको पकड़ो और डेली काम करते रहो। बात समझ में आई तो बोलो यस। यही कांस्टेंट है, याद रखना, यही कांस्टेंट है। और जीवन में जितना बेहतरीन काम करोगे उतना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पैसे तो फॉलो करेंगे, पैसे मिलना ये छोटे लोगों की कहानी है कि पैसे मिलेंगे, तो फॉलो होता है। जिसमें टैलेंट होता है ना, जो प्रोडक्ट बनाता है, वो इलॉन मस्क ने बना लिया रीयूजेबल, तो नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, पैसे फॉलो किए ना। नासा ने कहा 7,000 करोड़ तुम रखो और हमारे लिए भी काम करना। फर्क समझ में आ रहा है? जब टैलेंट होता है, स्किल होता है, इसलिए तो जाते हो ना PSU, इसलिए तो जाते हो IIT। क्यों जाते हो IIT? स्किल डेवलप करने, टैलेंट को निखारने, प्रोडक्ट बनाने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, इसलिए तो जाते हो ना। PSU क्यों जाते हो? बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने के लिए, बड़े काम करने के लिए, इसलिए तो जाते हो। पैसे फॉलो हो जाएंगे, अब वो अंडर दी टेबल हो या ऊपर से हो PSU में। कोई कह रहा है IIT या IISc दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है, दोनों में अच्छा पैकेज मिलता है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सर मैंने मैथ्स का कुछ नहीं पढ़ा हूँ, डिप्लोमा से हूँ, तो आप कोर्सेज कर सकते हो? ये जो मेरे प्रीवियस कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस करवाया, तो कॉम्बो कोर्स कर लेना, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले फ्री वीडियोस देखना, क्या आपको मेरी टीचिंग जमती है या नहीं, पहले वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सचिन जी। नहीं तो आप भर दोगे, वैसे 300 रुपए बड़ी चीज नहीं होती है, बट तो भी 300 रुपए भर रहे हो तो मेरे लिए तो, हर स्टूडेंट के लिए बड़ी चीज होती है ना। मेरे लिए तो 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स के पैसे है, तो जब भी कोई स्पेंड करो तो सोच समझ करके स्पेंड करना, 1 रुपया क्यों ना। तो पहले आप फ्री वीडियोस देख लेना, कॉम्बो कोर्सेज के फ्री वीडियोस अवेलेबल है। और अगर आपको जमे जचे कि हाँ सर पढ़ाई कर सकते हैं, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट उससे, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देन गो फॉर इट, देन आई हैव नो इशू। चलो गो ऑन, बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तो एक एक कदम जो चलेगा ना, आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा, जो एक एक कदम चलेगा ना वो हजारों कदम चल लेगा, और जो हजारों कदम का कैलकुलेशन पहले करके रखेगा वो एक कदम ना चल पाएगा, ये सच है। सर जी बात पैसा का है, इस बार नहीं होगा तो ML आया बहुत प्रॉब्लम होगा, वर्किंग प्लस स्टडिंग। देखो पैसों का प्रॉब्लम किसको नहीं था? क्या गांधी जी को नहीं था? मेरे को ये बताओ, क्या भगत सिंह को नहीं था? अरे सुभाष चंद्र बोस को नहीं था? सभी को पैसों का प्रॉब्लम था ना। वो रीजन नहीं होना चाहिए। अगर ये रीजन होता तो फिर तो बात यही होगी ना कि वो स्टीव जॉब्स जो है, फिर तो वो कोई रईस खानदान से आना चाहिए था, कि स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ 50 बिलियन, मार्क जुकरबर्ग की 50 बिलियन है ना, वो जैक मा की 50 बिलियन,
बिल गेट्स की 50 बिलियन, तो इनके पेरेंट्स भी कुछ बिल गेट्स या ऐसे रहे होंगे, शायद इसलिए तो वो वैसे, ऐसा नहीं होता है। ये सब गरीबी से आते हैं, और जब आदमी गरीब होता है ना तब उसको भूख होती है कि जिंदगी में कुछ करे। वो चलता नहीं, वो छलांग मारता है, यही फर्क होता है। गरीबी देता है क्यों है भगवान? मैंने एक है ना कॉलेज में स्टेटमेंट सुना था कि गरीबी इसलिए देता है आपको भगवान कि आपको कलाकार बना सके, आपको कामयाब बना सके, आपको लीडर बना सके, आपको विजनरी बना सके। क्योंकि जितने भी लीडर और विजनरी है वो इसी में से आए थे, कोई अमीर घराने के नहीं थे। और आप सोचो जो अमीर घराने के हैं उनको कोई याद भी रखता है कि सचिन का बेटा सचिन बन पाया? नहीं बन पाया ना। कोई धोनी आया, टीसी का काम कर रहा था, फिर बाद में क्रिकेट में आ गया और उसको लोग याद रख रहे हैं। तो धोनी का बेटा और धोनी के बेटी को मतलब अगर वो कुछ करेगी तो याद रखा जाएगा, नहीं तो धोनी ने जो स्ट्रगल किया है उसका इक्विवेलेंट उनके बेटे या उनके चिल्ड्रंस कभी नहीं करते, वो फैक्ट है। इसके लिए सचिन के बेटे को याद नहीं रखा जा रहा है, और शाहरुख खान के बेटे को याद नहीं रखा जा रहा है, अमिताभ के बेटे को याद नहीं रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रगल करके आता है दुनिया उसी को सलाम करती है। तो अगर गरीबी दे रहे हैं आपको तो वो फैक्ट है, इतिहास गवाह है कि आपको सलाम किया जाएगा अगर आप मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर वही बात है, जो अभी जिंदगी चल रही है, आज भी कोई नहीं पहचानता, कल भी कोई नहीं पहचानेगा, जिंदगी ऐसी ही चलेगी। जिंदगी चलेगी, तुम चलो या ना चलो, जिंदगी आगे चलती रहेगी। बात यह है कि आप ऐसा काम करना चाहते हो कि दुनिया आपको याद रखे, तो फिर कदम लेने पड़ेंगे सही डायरेक्शन में, एक एक कदम चलना पड़ेगा। और स्ट्रगल इज दी की, स्ट्रगल के बिना कोई ऊपर नहीं आया है, और जो आया है वो सस्टेन नहीं हुआ है। सक्सेसफुल होना और सक्सेसफुल होते रहने में बड़ा फर्क है। आपने सुना होगा कोई कंपनी को स्टार्ट में इनिशियल सक्सेस मिलता है, फिर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। जैसे हाइक की कंपनी, हाइक मैसेंजर था ना, आज कौन यूज करता है हाइक मैसेंजर? कोई नहीं यूज करता। एक बार सक्सेस मिला, सक्सेसफुल होने में, सक्सेसफुल होते रहने में फर्क होता है। यही मैं बात आपको बता रहा था। क्लोज हो गया ना हाइक? तो फिर वही बात है कि डरना मना है, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, छोड़ते हुए आगे चलना है। और गरीबी शुड नॉट बी द रीजन, गरीबी इज द ओनली रीजन व्हाई यू वुड बी सक्सेसफुल। ये मेरा स्टेटमेंट है, इस पर मैं ठोस बिलीव करता हूं। जब भूख है तभी भागोगे, जब पेट भर जाएगा तब नहीं भागोगे, जब पेट भरा हुआ होगा ना तब गहरी नींद में सो जाओगे। ठीक है, ये सच है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास एंड करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।